हाय गाइस। दोस्तों, आज के इस लेक्चर से हम कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और क्योंकि आप सबको पता है बेटा, फास्ट ट्रैक बैच में ऑलरेडी हर बच्चे के पास टाइम बहुत कम होता है, तो हम कोई भी आलतू फालतू बात नहीं करेंगे। सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैक्सिमम कवरेज के साथ करेंगे। आप बस मेरे ऊपर भरोसा रखो, आपको फास्ट ट्रैक में ही इतना ज्यादा करा दूंगा जितना लोग रेगुलर कोर्स में करते हैं। हम उतना फास्ट ट्रैक में एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, चलो आ जाओ, फास्ट ट्रैक के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर उठा रहे हैं बेटा, मटेरियल। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट। ठीक है सर। तो सर मटेरियल कॉस्ट में अपने को पढ़ना क्या क्या है, एक बार थोड़ा बहुत बताओगे कुछ? तो बेटा मटेरियल कॉस्ट होता क्या है बेसिकली? मटेरियल कॉस्ट में हमें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना होता है रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली रॉ मटेरियल को आप बाहर से फैक्ट्री में ले करके आ रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सब हमें पता होने चाहिए, रॉ मटेरियल से रिलेटेड। ठीक है सर, डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड। रॉ मटेरियल का ही दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम होता है डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है सर, एक एक कॉन्सेप्ट को आराम से समझेंगे। आपको पहले ही दिखा देता हूं इस तरीके के। देखो, आपको कॉन्सेप्ट नोट्स ऑलरेडी मिले हुए होंगे, ये कॉन्सेप्ट नोट्स है बेटा, और ये आपके पास होंगे। पहले एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से तसल्ली से समझाऊंगा, फिर सीधा क्वेश्चंस पे लेके चलूंगा। ये क्वेश्चन बैंक भी आपको मिला होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, मैक्सिमम सारा कुछ हम क्लास में करेंगे। आपको घर के लिए जस्ट जो रिविजन वाले होंगे, जो बिल्कुल सेम टॉपिक होंगे, बस वो दूंगा, जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो, तो बेटा ये मटेरियल का जो पहला चैप्टर है, इसके अंदर आता है आपका पहला कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट कोई नहीं लिखना, बस सुनना। कॉन्सेप्ट आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। देखो, मेरी दुकान में बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है, तो सबसे पहले मेरे को मटेरियल की कैटेगरी बांटनी पड़ेगी। कुछ मटेरियल ए कैटेगरी का होता है, कुछ मटेरियल बी कैटेगरी का, और कुछ बिल्कुल फालतू जो सी कैटेगरी का होता है। तो बेसिकली हम जब अपने मटेरियल की कैटेगरी बांटते हैं, तो हम अपने मटेरियल की कैटेगरी कैसे बांटते हैं? ए, बी और सी में। हम ए में कौन सी चीजों को रखते हैं जिनकी वैल्यू धंधे में बहुत ज्यादा है? 70%। ठीक है, अच्छा आपको 70% याद नहीं रखना। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम 70% बोलेंगे, वरना क्वेश्चन से बोला 90%, क्वेश्चन ने बोला 60%, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही आपको करना है दादा। ठीक है, तो कैटेगरी ए 70%, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूं, एक किराना शॉप है, तो किराना शॉप जो होता है बेटा, तो किराने शॉप में जो देसी घी है वो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। हाँ सर बिल्कुल। जो केसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। ठीक है, अच्छा कैटेगरी सी आता है जो बिल्कुल ही कम फालतू, जैसे किराने की शॉप में टॉफी रखी हुई है। ठीक है सर बिल्कुल, कैटेगरी सी है, कोई चोरी भी कर ले तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और कैटेगरी बी होता है जो बैलेंसिंग फिगर बच गया, बीच का आइटम, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे आटा, चीनी, मैदा। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसके साथ आपके सामने क्वांटिटी की बात करूं, तो क्वांटिटी में उल्टा होता है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी क्वांटिटी उसकी उतनी कम होगी। जैसे देसी घी है, कोई अपने पास बहुत ज्यादा थोड़ी रखेगा। आपके घर में सोना बहुत ज्यादा होगा या आलू ज्यादा होंगे? आलू ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। सोना तो बेटा बहुत कम होगा, है ना, वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? जिसकी वैल्यू कम होती है सबसे, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। और बीच वाला तो बीच वाला ही रहेगा, मतलब इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। ठीक है सर, सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। तो बेटा अपन इसमें कंट्रोल कैसा रखेंगे? कंट्रोल समझना, हम इसमें कंट्रोल कैसे रखेंगे? बहुत नॉर्मल सी बात है। जो भी आपके बिजनेस में कैटेगरी ए आइटम होते हैं, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आपको बाहर गार्ड बिठाना पड़ेगा, आपको सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा। तो भैया इसके ऊपर हमारे को मोर कंट्रोल रखना है। कैसा कंट्रोल रखना है? मोर, बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है। कैटेगरी सी में लेस कंट्रोल रखना है, और कैटेगरी बी में मॉडरेट कंट्रोल रखना है। ठीक है जी, बेसिकली कंट्रोल। जैसे मैं आपको बोलूं, मेरे को टॉफी के लिए ज्यादा कंट्रोल रखना है या देसी घी के लिए? ऑब्वियसली बात है, देसी घी के लिए। ठीक है सर, सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब हमें अपना आंसर किस बेसिस पे देना? वैल्यू के बेसिस में, कॉस्ट के बेसिस पे, क्या हो रहा है उस बेसिस पे हम अपना आंसर देंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर। यहां तक सर सही से समझ में आया। ठीक है, अब यहां पर एक बात और समझना, यहां तक तो चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आया। अब हम इसका फॉर्मेट कैसा डिसाइड करेंगे, अभी आपको क्वेश्चन से समझ आ जाएगा मैं कैसा फॉर्मेट रख रहा हूं। बस यहां ध्यान रखना, जब भी आप कैटेगरी ए और सी की, सबसे पहले हम ए और सी को चूज करेंगे, फिर बी पे जाएंगे। तो जब आप ए को चूज करते हो, तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना। ए के लिए अपन चलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जिनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा है
उनको सबको साथ लेते चलो और जैसे ही 70 के आसपास पहुंच जाओ रुक जाना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने अपनी कोई परसेंटेज बता रखी है तो ऑब्वियस ही बात है क्वेश्चन को फॉलो करोगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैटेगरी सी में अपन चलते हैं बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग मतलब जो छोटे छोटे नंबर है, जैसे 0 हो रहा होगा, 1 2 3 करते करते जैसे 10 के पास पहुंचूंगा रुक जाऊंगा, अभी क्वेश्चन से दिखाऊंगा। तो यहाँ हो गया 10% तक। बाकी जो रिमेनिंग बच गए, बाकी मेरे जो भी रिमेनिंग बच गए, तो रिमेनिंग को मैं क्या करूंगा, बाकी सारे रिमेनिंग को मैं बी कैटेगरी में डाल दूंगा। अभी करके भी दिखाऊंगा। ठीक है सर? सर बिल्कुल क्लियर हुआ। इसके अलावा एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है खाली, अगर कभी क्वेश्चन में आपको मिनिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी अगर दोनों दे रखी है बेटा, तो मिनिमम मैक्सिमम पे हम सबसे पहले निकालेंगे एवरेज क्वांटिटी। एवरेज कैसे निकलेगी? एवरेज क्वांटिटी बहुत नॉर्मल, मिनिमम प्लस में मैक्सिमम डिवाइडेड में 2 एवरेज क्वांटिटी आ जाएगी। एवरेज क्वांटिटी के बेसिस पर मैं अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है? बिल्कुल क्लियर है यहां तक? ये देखो, अब मैं एक बार आपके कॉन्सेप्ट में चलता हूं। मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये सब मत लिखना। ये देखो हमने सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे एक एक चीज हमने ऐसे ही लिखी हुई है। कैटेगरी ए में हायर कंट्रोल होता है, फिर मॉडरेट, फिर लीस्ट कंट्रोल, क्वांटिटी और वैल्यू सब लिख दिया। क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों यूनिट्स दे रखे हैं तो पहले आप एवरेज निकालोगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सर बिल्कुल अच्छे से सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप जल्दी से आ जाओ, हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ पूरा करके देखो, मैं आपको लिख के देता हूं, आपको मजेदार अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आओ, ये रहा हमारा क्वेश्चन बैंक। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना फास्ट ट्रैक में कम कवरेज है। जितने बच्चे रेगुलर में करते हैं ना, मैं आपको उतना फास्ट ट्रैक में कराऊंगा। आओ एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। आओ, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ड्रॉ अ प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। एबीसी का प्लान बनाना है। बेटा आइटम नंबर दे रखे हैं, आइटम नंबर है 1 2 3 से लेकर 12 तक, मतलब टोटल आपके पास 12 आइटम है। ठीक है सर? यूनिट्स दे रखे हैं, मतलब क्वांटिटी दे रखी है, कितनी क्वांटिटी है, और आपको साथ में यूनिट की कॉस्ट भी दे रखी है। मेरे साथ एक एक क्वेश्चन खुद करना कॉपी में, कॉपी बनाओ पूरी प्रेजेंटेशन के साथ मेरे साथ क्वेश्चन करना। ठीक है? कैलकुलेटर उठा लो, आओ चालू करेंगे। तो आपको यूनिट भी दे रखा है, यूनिट कॉस्ट भी दे रखी है। अब देखो ICAI इसका कैसे रखेगा, पूरा का पूरा सब कुछ बताऊंगा। ICAI किस तरीके से फॉर्मेट रखता है, हम क्वेश्चन करेंगे पूरा। आओ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, चालू करता हूं, ध्यान से सुनना। ऊपर लिखूंगा ABC एनालिसिस, ऊपर लिखूंगा बेटा ABC एनालिसिस। ठीक है? सबसे पहले लिख दो जो भी आइटम का नंबर है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा आइटम का नंबर। आइटम के नंबर के बाद इसकी लिखेंगे एवरेज स्टॉक क्वांटिटी। ठीक है? हमारे पास तो सर एक ही क्वांटिटी है, मतलब वही एवरेज होगी, नहीं तो एवरेज हमें निकालनी आती है, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है सर? आगे लिखेंगे क्वांटिटी की परसेंटेज, ध्यान रखना क्वांटिटी की परसेंटेज जरूर लिखनी है। ठीक है? फिर इसके बाद जितनी उनकी कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट, जितनी आपको कॉस्ट दे रखी है वो लिख दो। कितनी कॉस्ट है, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, कॉस्ट पर यूनिट, है ना? मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आ जाएगी टोटल में, है ना? किस किस को मल्टीप्लाई, एवरेज स्टॉक क्वांटिटी को और कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आ जाएगी, मतलब टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी है, और टोटल कॉस्ट की फिर से आप परसेंटेज निकाल लो। जो परसेंटेज आएगी उस बेसिस पर अपन कैटेगरी डिसाइड कर देंगे कि कैटेगरी ए है, बी है, सी है, क्या है। ठीक है? बना लो साथ साथ, मेरे साथ साथ बिल्कुल फॉर्मेट बनाओ, आराम आराम से चलेंगे। आओ, सबसे पहले कितने आइटम नंबर है भाई, तो टोटल आइटम नंबर हैं आपके 12। टोटल आइटम नंबर हैं 12। मैं लिख देता हूं 12, ये लो, मेरे में तो भाई पूरे आ गए, पूरी शीट भर गई मेरी, 12 आ गए। आओ आप भी लिख लो 12। हर एक की क्वांटिटी लिखते हैं। आओ, पहली है 7000, 24000, 1500, 600। यहां पर है 7000, यहां है 24000, यहां पर है बेटा 1500, और यहां पर है 600। सही है? साथ साथ चलना। हाँ सर बिल्कुल ठीक, आ गया हो। 38 40 60, 38 38,000, 40,000, 60,000। सही है? और बोलो आगे और क्या है इसके बाद, 3000, 300, 29,000, 3000। कोई गलती मत करना, आराम आराम से लिखना। ठीक है? 3000, 3000 के बाद है 300, 300 के बाद आपको दे रखी है 29,000, 29,000 के बाद क्या था, 11,500 और 4100, 11,500 और 4100। लो, आपने सारी की सारी लिख दी। सही है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आपको यहां तक सब कुछ दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे से। अब मैं बस एक काम करूंगा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो मैं आपको समझा पाऊंगा। इससे नीचे कर देता हूं, इससे करना सही है।
हाँ बस इतना, ताकि मैं टोटल कर सकूं। आओ जी इन सबका टोटल करो बेटा, बताओ इन सबका टोटल, कैलकुलेटर उठा लो, साथ साथ कैलकुलेटर उठा लो, चलेंगे। पहला है 7,000, अगला है 24,000, 24,000 के बाद है 1,500, फिर है 600, 600 के बाद 38,000, 38,000 के बाद है 40,000, फिर है 60,000, 60,000 के बाद बोलो 3,000, गलत मत लेना कोई ना, मेरे को गलत कराना। 300, 300 के बाद है 29,000, 29,000 के बाद 11,500, 11,500 है ना, 11,500 लेने हैं, ये ले लिए मैंने 11,500, 11,500 के बाद है 4100, टोटल आ रहा है 2,19,000, टोटल आ गया 2,19,000। चेक करो बेटा 2,19 आ रहा है क्या, सही है एकदम 2,19। अब इनकी परसेंटेज निकालो, जैसे पहले वाले की परसेंटेज कैसे निकलेगी आपको बता देता हूं। पहले वाले की परसेंटेज निकलेगी 7,000 अपॉन में टोटल 2,19 इंटू में 100, ऐसे करके आपको मेरे को सबकी परसेंटेज बतानी है, ठीक है। चलो बताओ, सबसे पहले वो रिस्पेक्टिव आइटम, नीचे हमेशा टोटल। तो पहला आएगा 7 डिवाइडेड बाय 2,19,000 इंटू में 100, पहला आएगा 3.196, तो 3.20% ले रहा हूं। निकाल सकते हो ना क्वांटिटी की परसेंट, हालांकि मेरे क्वेश्चन में क्वांटिटी की जो परसेंटेज है काम किसी नहीं आती, बट आईसीआई निकालता है इसलिए मैं भी निकालूंगा, ठीक है। अगला 24 बाय 219, यह आएगा 10.96%, यह आएगा 10.96%। आगे निकालो, हो रहा है नहीं हो रहा बेटा चैट पर जरूर बताना। आओ 1,500 डिवाइडेड बाय 219,000, ये कितना आएगा, यह आएगा 0.68%। अगला अगला है 600 डिवाइडेड बाय 219,000, यह आएगा इनटू में 100, 0.27%। बताना बेटा कोई दिक्कत आ रही है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, पेपर में आते हैं 5-5 नंबर के, ठीक है। आगे आओ 38,000 38,000 डिवाइडेड बाय 219 इंटू में 100, 17.35%। सारे परसेंट निकालो मेरे साथ साथ, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, अगला है 40,000 डिवाइडेड बाय 219,000 इंटू में 100, यह आएगा 18.26%, ठीक है सर। 60 डिवाइडेड बाय 219,000 इंटू में 100, 27.40, 20 राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं हर एक को, 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 3,000 डिवाइडेड बाय 219,000 इंटू में 100, 1.37%, बिल्कुल ठीक। आ गया वो बेटा, आप लोगों के भी निकल रहा ना, साथ साथ निकालना। 300 डिवाइडेड बाय 219,000 इंटू में 100, यह आएगा 13.7%, है ना। मैंने गलत निकाला क्या, 300 है ना, 13 नहीं होगा फिर। 300 डिवाइडेड बाय 219,000 इंटू में 100, 0.13 आ रहा है ना, तो 0.14 लूंगा राउंड ऑफ करके, 0.14%। 29 डिवाइडेड बाय 219 इंटू में 100, यह आएगा 13.24%, ठीक है। लास्ट कितना होगा, सेकंड लास्ट 11,500 डिवाइडेड बाय 219,000 इंटू में 100, मेरे साथ साथ चलना, 5.25%। मैं आराम आराम से ही चल रहा हूं, आपको भी ऐसे ही चलना है। और लास्ट हो जाएगा 4,100 डिवाइडेड बाय 219 इंटू में 100, यह आ गया बेटा 1.87%। आप सबका कैलकुलेशन कर लो, सबका कैलकुलेट करके 100% आएगा, कंफर्म बात है 100% आएगा, ठीक है सर। यहां तक सही है बेटा, चैट पे बताते चलना सब कुछ क्लियर है क्या, सब कुछ क्लियर है बेटा। आओ यहां से आगे चलेंगे। अब कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में दे रखी है, देखो कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में 5, 3, 10, 22, बस गलती मत करना, 5, 3, 10, 22। आओ 5, 3, 10, 22, आओ चैट देख लेते हैं एक बार, सब कुछ क्लियर है बच्चे, सब कुछ क्लियर है, एकदम क्लियर है। 5, 3, 10, 22, आओ 5, 3, 10, 22 के बाद 1.5, 0.5, यहां लिखता हूं 1.50, 0.50। बेटा ध्यान से उठानी है, वैल्यू ध्यान से उठाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी कॉस्टिंग हलवा है बिल्कुल। 0.2, 3.58, 0.2, 3.5, 3.5 के बाद है 8, 8 के बाद आगे आ जाओ, 8 के बाद कितना है 0.4, 7.1, 6.2, तो 0.4, 7.1 और 6.20, ठीक है। कोई फालतू बात नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब क्वांटिटी और वैल्यू को मल्टीप्लाई, ऐसे क्वांटिटी को और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आती जाएगी आपकी, हर एक को मल्टीप्लाई करते आओ बेटा। पहला आएगा 7,000 इंटू में 5, दोस्त बताओ कितना आया, पहला आ गया 35,000, सही है दोस्त। अगला बताओ 24,000 इंटू में 3, 72,000। अरे सर इतना आसान है बेटा, कुछ नहीं है, फ्री के 5 नंबर दे जाता है ये। 1,500 इंटू 10 तो सीधा आ जाएगा 15,000, ठीक है। अगला करो 600 इंटू में 22, ये आ जाएगा 13,200। आगे आओ, अगला है 38,000 इंटू में 1.5, 57,000, 57। अगला क्या है, ये तो सीधा आ जाएगा 20,000, ये तो सीधा 20,000, 60,000 का ये आ जाएगा 12,000 क्योंकि 20 है।
और 3000 इंटू 3.5, 3000 इंटू में 3.5, यह आ गया 10,500। एकदम ऐसे ही करना है, एक एक फिगर साफ साफ लिखनी है, कुछ गलत मत करके आना पेपर में, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, एक एक क्वेश्चन सही से कराऊंगा। आओ 2400, 2400, ठीक है सर। आगे बोलो, आगे है 29,000 इंटू में 0.4, यह आएगा बेटा 11,600। मैं भी कर रहा हूं आपके साथ, आप भी करो। 11,500 इंटू में 7.1, यह आएगा 81,650। और आएगा 4100 इंटू में 6.20, 25,420। लो अपन ने सारे कर दिए, आओ सबको ऐड कर देते हैं, मेरे साथ साथ सबको ऐड करो। 35,000, 35,000 के बाद है 72, 72 के बाद है 15,000, 15,000 के बाद है 13,200, फिर है 57,000, 57 के बाद है 20 और 12, 20 और इसके बाद हो गया 10,500, 10,500, फिर है 2400, 2400 के बाद है 11,600, फिर है 81,650 और फिर है मेरा 25,420। कोई फिगर गलत मत उठाना, यह आएगा 355,770, 355,770। आओ अब इसकी परसेंटेज, इसकी भी देखो ऐसी आएगी परसेंटेज, जैसे पहली लोगे 35,000, डिवाइड कर दोगे 355,770 से, इनटू में कर दोगे 100, वैसे ही रिस्पेक्टिव अपॉन में टोटल। ठीक है, एक एक निकालो और एक एक निकाल के अपन यहाँ लिखते चलेंगे। ठीक है, आओ एक एक निकालेंगे और लिखते चलेंगे। तो पहला आएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 355,770 इनटू में 100, पहला आएगा 9.84%। चेक करते चलना, एक एक चीज चेक करते चलना, कोई लाइन वाइन ड्रॉ नहीं करनी, सीधा क्वेश्चन करना है। अगला 72,000 डिवाइडेड बाय 355,770 इनटू में 100, यह आएगा 20.24%, 20.24%। ठीक है सर। अगला आएगा 15,000, 15,000 को डिवाइड कर दो कितने से, 355,770 इनटू में 100, 4.22%। सही है। अगला बोलो 13,200, 13,200 डिवाइडेड बाय 355,770 इनटू में 100, 3.71%, यह आएगा 3.71। अगला 57,000 डिवाइड कर दो 355,770 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 16.02%। फिर 20,000 डिवाइडेड बाय 355,770, मैं सारे निकाल रहा हूँ, आप भी निकाल लो अब। ठीक है, 5.62%। अगला आएगा 12,000, 355,770 इनटू में 100, 3.37%, यह आएगा। ठीक है, अब इसके बाद है 10,500, 10,500 को डिवाइड कर दो 355,770 मल्टीप्लाई में 100, 2.95%। ठीक है, अगला आएगा 2,400 डिवाइडेड बाय 355,770, 0.67%। 11,600 डिवाइडेड बाय 355,770 इनटू में 100, 3.26%। 81,650 डिवाइडेड बाय 355,770 इनटू में 100, यह आएगा 22.95%। और लास्ट आएगा 25,420 डिवाइडेड बाय 355,770। बेटा मेरा कॉपी मत करना, कैलकुलेटर प्लीज चलाना, अगर आपका कैलकुलेटर नहीं चलेगा तो दिक्कत आएगी बेटा। अच्छा, सबका टोटल कर दो, सबका टोटल ये भी कितना बैठेगा, कंफर्म है 100% बैठेगा। ठीक है, अब यहां तक तो क्वेश्चन हो गया। अगर आप नोट करो आराम से कर लो, और नोट कर लिया ठीक है, वरना पॉज करके आप नोट कर लेना जब आप बाद में क्लास देख रहे हो। ठीक है, यहां तक सही है। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था कैटेगरी कैसे डिसाइड करनी है, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा, मैं हमेशा डिसाइड करूंगा कॉस्ट की परसेंटेज के ऊपर। और कॉस्ट की परसेंटेज पे, मतलब वैल्यू की परसेंटेज पे, बेसिकली ये वैल्यू की परसेंटेज है मेरी, ये वैल्यू की परसेंटेज है, तो इस पे 70% तक मैं सब कुछ एक कैटेगरी में लूंगा। आओ 70% तक लेना, लेकिन 70% में क्या क्या आएगा वो सुनो ध्यान से। हाईएस्ट से लोएस्ट सब कुछ आएगा, हाईएस्ट से लोएस्ट। आओ अगर मैं आपको हाईएस्ट बोलूं, देखो हाईएस्ट आ रहा है 20, हाईएस्ट आ रहा है 20.24। ठीक है, मतलब 22 है ना, हाँ 22.95, पहला है 22.95। अब मेरे साथ कैलकुलेटर उठाओ, साथ साथ चलना। देखो कैटेगरी ए में क्या क्या आएगा, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने लिखा यहाँ पर कैटेगरी ए, तो कैटेगरी ए में क्या क्या आया, पहला आया सबसे हाईएस्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, 22.95%। अगला आएगा 20.24%। और देखो और क्या आएगा इसमें। ठीक है, और देखो इसमें और क्या लग रहा है आपको आ सकता है, 20.24% तक तो सही है। ठीक है, 20.24% तक सही है। हाँ, अब इसके बाद क्या आएगा, अगला
22 हो गया, 20 हो गया, अगला आएगा 16, 16.02, 16.02%। अब एक बार इन सबको टोटल करना, कितना हुआ, 22.95 हो गया, 20.24 हो गया, फिर 16.02 हो गया। अभी तक 59 हो चुका है, 59 हो चुका है, मेरे को 70 तक जाना है, एक और ले सकता हूँ 9.84, अगला नंबर आएगा इसी के अगला 9.84। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ, आप देख लो। जैसे ही मैंने 9.84 और जोड़ा तो मैं 69.05% पे आ गया, ये हो गया 69.05% तक। ये सारे मैं बोलूंगा ये सारे हो गए बेटा कैटेगरी ए आइटम, ये हो गए सारे कैटेगरी ए। सर आपने तो 70 बोला था, बेटा 70 के आसपास जो आ गया, क्योंकि अब 9 के बाद अगला नंबर आप जो भी लोगे, जैसे 5 लोगे तो वो 7 से बहुत ऊपर पहुंच जाओगे, 70 से बहुत ऊपर पहुंच जाओगे, 70 से ऊपर नहीं जाना। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ आया, कैटेगरी ए समझ आया। अगर ऐसे ही कैटेगरी सी, अब कैटेगरी सी चलना इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग देखो ध्यान से बेटा, इंक्रीजिंग देखोगे सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा है 0.67%। 0.67 के बाद अगला क्या है, अगला है 2.95%। 2.95 के बाद जोड़ोगे 3.26, 3.26, ये देखो 3.26 भी आ रहा है और 3.37 भी आ रहा है। अगर चलो मैं दोनों भी ले लूं, 3.26 भी ले लूं और 3.37, चेक करो क्या 10% के आसपास आ गए क्या। पहला है 0.67, फिर है 2.95, 2.95 के बाद है 3.26 और फिर है 3.37, है ना, 3.37, 10.25, 10% के बिल्कुल आसपास आ गया, तो ये आ गया 10.25। जरूरी नहीं है कि 10 से कम ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा मतलब सर इनको हम कौन सा लगा दें, कैटेगरी सी लगा दें। हाँ बेटा इनको कैटेगरी सी लगा दो, आओ। तो कैटेगरी सी में जाएगा जीरो वाला, और क्या क्या था जीरो के साथ 2.95, ठीक है, 2.95 के साथ 3.37 और 3.26, ये चार हमारे कैटेगरी सी आ गए। अब तो सर कुछ करना ही नहीं, जो रिमेनिंग बच गए उनको क्या बोल दोगे, रिमेनिंग वाले क्या हो गए, रिमेनिंग वाले हो गए सारे बी। अब बताओ मुश्किल है, आराम से देखो क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये लो। अगर आप बोलोगे मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ये लो, अब आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, आराम से देखो। और आपको कहीं पर भी लगता है कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मेरे से पूछना, ठीक है। चलो आराम से इसको नोट कर लो, कोई डाउट कोई परेशानी लगे तो मेरे को बताना बेटा, ठीक है। एक बार नोट करो, मैं जब तक पानी लेकर आ रहा हूँ, नोट करना। बताओ बेटा चैट पे बताना कोई डाउट कोई परेशानी यहाँ तक, या सब कुछ एकदम क्लियर है, समझ में आया एबीसी का क्वेश्चन कैसे होगा। कोई भी डाउट कोई भी परेशानी है तो बताओ, या बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर होगा तो अपन आगे चलेंगे, ठीक है। बोलो जी, क्या सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। चल सकते हैं आगे, क्लियर बिल्कुल, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आओ ठीक है। मेरी आ रही है वीडियो वीडियो सब, हाँ सर आ रही है, आ जाओ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्लासिफाई द इन्वेंट्री आइटम इनटू ए बी सी कैटेगरी। ए बी सी कैटेगरी में बोला, आओ देखते हैं। अब की बार बेटा मैक्सिमम भी दिया है मिनिमम भी दिया है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, सबका एवरेज निकालूंगा। एवरेज निकालना आता है आपको, मैक्सिमम लोगे मिनिमम लोगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। जैसे पहले वाले का बताता हूँ, पहले वाले का आएगा 2030 प्लस 470 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 1250। पहले वाले की एवरेज आ जाएगी 1250। सबकी एवरेज निकालना फिर नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। कॉस्ट दे रखी है तो आपसे हो सकता है आराम से, है ना। आओ इस क्वेश्चन का फॉर्मेट बनवा देता हूं, ठीक है, करना फिर आप आराम से घर पे, आओ ठीक है, पूरा मैं ही करा देता हूं, घर पे क्या करोगे यही करो, आओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब मिनिमम मैक्सिमम मत बनाना, आप तो अपने लिए क्या बनाना, सबसे पहले एवरेज। और आइटम का नाम दे रखा है, हाँ मटेरियल का नाम दे रखा है, तो यहां लिख देता हूं पहला कॉलम आइटम, जो भी नाम है, जैसे नाम है K1, K1 से कहां तक चल रहे हैं बेटा, K7 तक, K1 K2 K3 K4 K5 K6 और K7, ठीक है। यहां तक सही है सब कुछ, हाँ सर सही है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, हाँ अब ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब आइटम के बाद अपन क्या लेते हैं, एवरेज क्वांटिटी। आप सीधा निकाल दो एवरेज। एवरेज का यहाँ फॉर्मूला लिख देना, एवरेज का फॉर्मूला होता है बेटा मिनिमम प्लस में मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। आओ सारे एवरेज निकाल देते हैं। तो पहला वाला था 1250, यहीं पे लिख लूं पहले सारे। अगला कितना आएगा, 1250 प्लस 930 बाय में 2, अगला आएगा 1090, ठीक है। फिर अगला आएगा 520 डिवाइड बाय 2, 260, 5200,
200 प्लस में 2320 डिवाइडेड में 2 3760, ये आएगा 180, ये तो सीधा आ जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे 3500 प्लस में 1740 डिवाइडेड बाय 2 2620 और 1680 डिवाइडेड में 2, ये आ जाएगा 840। ठीक है, सारे आ गए। अब सारे लिखेंगे। 1250 1090, यहाँ आया 1250, यहाँ आया 1090। आगे बोलना, आगे और क्या? 260 3760, 260 3760, फिर था 180, 180 के बाद क्या आएगा बेटा? 2620 और 2620 और 840। लो सारे लिख लिए। ठीक है, हाँ सर। अब क्या निकालूंगा? अब निकालूंगा इनकी परसेंटेज। इनकी परसेंटेज आएगी, फिर क्या आएगा? फिर आएगा कॉस्ट पर यूनिट, जो कि एवरेज कॉस्ट मेरे को पहले से ही दे रखी है। फिर निकाल लूंगा कॉस्ट या वैल्यू, इसको वैल्यू ही लिखते हैं। आओ इसको लिखेंगे वैल्यू। वैल्यू कैसे आएगा? वैल्यू बहुत आसान है। एवरेज को अगर मैं ए बोल दूं और कॉस्ट पर यूनिट को बी बोल दूं तो यह आ जाएगा ए इंटू बी। फिर नॉर्मल वही परसेंटेज, फिर परसेंटेज के बाद नॉर्मल कैटेगरी। सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। आओ परसेंटेज निकाल लोगे ना? आओ सारी परसेंटेज निकालते हैं एक एक करके। पहले इनका टोटल कर लो। इनका टोटल बताओ, टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा 1250 प्लस में 1090, 1090 के बाद है 260, फिर है 3760, फिर है 180, फिर है 2620 और फिर है 840। टोटल आ रहा 10,000। बहुत ही बढ़िया। अगर 10,000 टोटल है तो परसेंटेज आसानी से निकलेगी। पहली परसेंटेज हो जाएगी 12.5%। आप आराम से निकाल लेना 12.5 कैसे? 1250 डिवाइड बाय 10,000। ठीक है, सीधा सीधा निकलती जाएगी। ये आएगी 10.90%। बहुत बढ़िया। ये आएगी 2.60%, 37.60, क्योंकि 10,000 है ना, राउंड ऑफ फिगर है, फटाफट निकलेगा। फिर अगला 1.80%, 2620 लोगे तो 26.20 और ये आएगा 8.4। सबका टोटल आ गया 100%। ठीक है, बिल्कुल इजी, एकदम हलवा है। आप खुद बताओ हलवा है या नहीं है? बहुत सिंपल है सर। अरे सर ये तो बच्चों का खेल लग रहा है सर, कॉस्टिंग इतनी आसान है क्या? हाँ बेटा इतनी आसान है। आओ एवरेज कॉस्ट, पहला 12, फिर 90.10। आओ सारा लिखेंगे। पहला है 12, अगला है 90.10, अगला लिखो 90.10 के बाद 150, 5, 50, 150, यहाँ आएगा 150, फिर आएगा 5, फिर आएगा 50। 150, 5, 50 के बाद बोलो 2.5 और 16, 2.5 और 16। मल्टीप्लाई करो सबको। आओ मल्टीप्लाई करो। किस किस को मल्टीप्लाई करोगे? एवरेज क्वांटिटी और कॉस्ट पर यूनिट को। पहला आएगा 1250 इंटू में 12, पहला आ गया 15,000 रुपए, पहला आया 15,000। दूसरा 1090 इंटू में 90.10, 98209 आ रहा है, तो मैं इसको ना 98210 लिख रहा हूं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अगर आप नहीं लिखोगे 209 ही लिखोगे तो भी सही है। मैं क्यों लिख रहा हूं? ताकि बाद में परसेंटेज निकालनी आसान हो जाए, बस इसीलिए। ठीक है, सिर्फ परसेंटेज निकालनी आसान हो जाए इस वजह से, बाकी कुछ मत समझना। नहीं तो आप सीधा 98209 लिख दो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सही रहेगा ऐसे। ठीक है, अगला बोलो, अगला क्या आएगा? 150, अगला आएगा 150 इंटू में 260, 39,000, 39,000। 3760 इंटू में 5 रुपए, 18,800, यह आएगा 18,800। अगला बोलो, अगला आएगा 180 इंटू में 50, 9,000। अगला आ गया, अगला बोलना। अगला है सर 2.5 इंटू में 2620, 6,550। और फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा 16 और 840, ये हो गया 13,440। ठीक है, सारी फिगर आ गई। टोटल करते हैं। सिंपल है, बताओ बेटा चैट पे बताओ, सिंपल है सब कुछ। 15,000, 98,210, 39,000, 18,800, 9,000, 9,000 के बाद 6550, फिर 13,440। ये आ गया टोटल 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए सिंपल। एक बार बताओ बिल्कुल सिंपल है क्या? ठीक है, ये आ गए वैल्यू। इन वैल्यूज को ना मैं जरा थोड़ा सा इधर की तरफ कर देता हूं ताकि मैं आराम से परसेंटेज निकाल सकूं। ठीक है, आओ परसेंटेज निकालते हैं। इसके बाद परसेंटेज तो आपको पता ही है, बहुत नॉर्मल है। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 7.5, मतलब सिंपल सी बात बोलो तो आधा आधा होता जाएगा ना। यह आएगा 7.5%, यह आएगा 49.11%, है ना? यही आएगा ना, 98,210 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 49.11। अगला 39 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू में 100, 19.5%। ठीक है, अगला बोलो 18,800 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू में 100, 9.4%। अगला बोलो
9,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू में 100, 4.5%, 4.5, हाँ बिल्कुल ठीक। 6550 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू में 100, 3.275, तो 3.28 लिख लेते हैं क्योंकि मैं 2 डेसिमल तक ले रहा हूँ, ठीक है। और 13,440 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू में 100, 6.72%। सबका टोटल कर लो, 100% आएगा। अब कैटेगरी तो आप बता ही सकते हो, कैटेगरी तो बहुत नॉर्मल है भाई। देखो यहाँ पे तो बस 49 ले लो मैक्सिमम, है ना। बताओ सब कुछ क्लियर है, एकदम क्लियर। 49 है और 19 है, इन दोनों को जोड़ो, 49 और 19 के आसपास जोड़ोगे 68, तो यही हो गया। अगर 68 ये हो गया तो ये दोनों हो गए कैटेगरी ए। सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। अच्छा सी वालों को क्या लिखेंगे, सी जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 3.28, 3.28 के साथ जोड़ो 4.5, अब ये हो गया 7.7, ठीक है। अब देखो 3 ले लिया और 4, ये देखो मैंने इन दोनों को ले लिया। इन दोनों के बाद अगर मैं 6 को लूंगा, भाई 6 को लोगे ना अगर, 6.72, यार ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 14 के आसपास पहुंच जाएगा। तो आप कैटेगरी सी में बस इन दोनों को रखोगे, ठीक है। और जितना भी बाकी बच गया वो बाकी क्या हो गया, सारा बी, ठीक है। हाँ सर, तो बेटा बात समझना, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 10% है तो 10 के आसपास आए, वो 8 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, चलेगा, बस उसके आसपास होना चाहिए। दूसरा नंबर ऐड करने से अगर वो बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे हो रहा है तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर, ठीक है, सही है। यहाँ नीचे अपन एक नोट दे देंगे, यहाँ पर नोट दे दो, नीचे एक नोट दे देना। क्या एवरेज क्वांटिटी कैसे आई हमारी, बोलो। एवरेज क्वांटिटी आई मिनिमम, मिनिमम क्वांटिटी प्लस में मैक्सिमम क्वांटिटी डिवाइडेड में 2, बस खत्म हो गया। आप बताओ मुश्किल आसान। अरे सर ये तो बहुत ही आसान है सर। सर सच में इतना आसान आता है, हाँ बेटा इतना आसान आता है, ठीक है। पॉज करके नोट कर लेना, नोट आपका हो चुका होगा, मैं मान के चल रहा हूँ आपने नोट कर लिया होगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फालतू कोई बात नहीं करेंगे, आओ सही है, ठीक है। अब इसके बाद चलता हूँ, देखो एक एग्जाम का क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम के क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको। ये देखो ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। आओ इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, है ना, हाथ के हाथ हो जाएगा तो सबसे बढ़िया है ना। लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, आओ, ठीक है। देखो स्टार्ट करूं, आ जाओ। MM Limited has provided the following information about the item in its inventory, ठीक है सर। आइटम का कोड नंबर है, यूनिट दिया है, यूनिट कॉस्ट दे रखी है। अरे सर इतना आसान, ना मिनिमम मैक्सिमम ना कुछ, ना बेटा कुछ भी नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। MM Limited has adopted the policy of classifying the item constituting 15% और above as a A category। अब सुनना ध्यान से बेटा, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है हम सबको मिला के 70% ले रहे थे, वो क्यूमुलेटिव परसेंटेज थी। इन्होंने जो क्वेश्चन दिया, इन्होंने बोला हर आइटम को चेक करो, अगर वो 15% या उससे ज्यादा आ रहा है, या तो 15% या उससे ज्यादा है तो उसको ए मान लेना। हर आइटम को, वहां क्यूमुलेटिव था, देख के पता चल रहा था। अब आप खुद सोचो ना, यहाँ पे क्यूमुलेटिव 15% थोड़ी होगा, वैल्यू में तो जो बहुत ज्यादा होता है वो ए होता है। तो ये हर आइटम का अलग अलग है, ठीक है। और क्या लिखा, और जिसका 6 या उससे कम है, मतलब जिसका 6 या उससे कम है उसको सी कैटेगरी मानना, ठीक है। बाकी सबको बी मानेंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, कह रहा है रैंक द आइटम ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। कह रहा है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के बेसिस पर रैंक करो, मतलब क्वांटिटी की परसेंटेज निकालो ना निकालो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर कह रहा है ए बी सी कैटेगरी में बांटो, ए बी सी कैटेगरी में बांट करके बताओ, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बांट देंगे। सिंपल क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पेपर में आया 6 नंबर का, तुम बताओ अब कुछ है। अरे सर इतना आसान आता है, हाँ बेटा इतना आसान आता है, समझ आ रहा है सब कुछ, बताना। क्वेश्चन नंबर 45, एबीसी एनालिसिस लिखो साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 45, एबीसी एनालिसिस। आओ सबसे पहले अपन लिखेंगे बेटा आइटम्स, बोलो आइटम कौन कौन से हैं सर। 101, 102, 103, ठीक है। एक एक के स्पेस के बाद लिख दूं, थोड़ा अच्छा लगता है ना फिर वो। 102, 103, 104, 5 और 6, और एक कॉलम आ जाएगा टोटल का, ठीक है। हाँ सर सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर देते हैं, हाँ अब ठीक है। आइटम, आइटम के बाद क्या लिखोगे, यूनिट्स, जो क्वांटिटी है। अब मैं उसकी परसेंटेज नहीं निकाल रहा क्योंकि उसने बोला ही है वैसे ही टोटल कॉस्ट पे बांटो। कॉस्ट पर यूनिट निकालो ना निकालो वो आपके ऊपर है, आपको निकालनी आती है, ठीक है। इसको निकाल करके आ जाएगा टोटल कॉस्ट, ये आ गई टोटल कॉस्ट या वैल्यू। फिर निकालेंगे इसकी परसेंटेज। अच्छा अब उसने बोला था रैंक करने को, तो एक कॉलम रैंक का बनाना, फिर कैटेगरी देना, पहले रैंक आएगी, ठीक है। बस बोला रैंक करने को तो पहले रैंक फिर कैटेगरी, सही है सर, बिल्कुल सिंपल। आओ यूनिट्स देखो, यूनिट कितने ये रहे,
25 350 लिखो, 25 350, 25 350, 75 225, फिर 75 75 225 75। करो भाई, टोटल करो, टोटल करो, 25 350, फिर 75 75 के बाद 225, फिर 75, 750, 750 आ रहा है टोटल। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 50 1 80, पहले की 50, फिर 1 रुपए, फिर 80 रुपए, 50 1 80, 8 2 और 12, 8 2 और 12। कॉस्ट का टोटल नहीं करते, पर यूनिट का नहीं करते, टोटल का करते हैं हमेशा। ठीक है, पहला आएगा 25 इंटू 50 1250। ये देखो इन दोनों को लिया है 25 और 50 को, ठीक है ना। हाँ, क्वांटिटी की परसेंटेज निकालना चाहते हो बिल्कुल निकालो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सही कर रहे हो आप। ठीक है, 300 इंटू 1 300, आगे आओ 50 इंटू 80 4000, ठीक है सर। 75 इंटू में 8 600, एकदम ठीक। 600 के बाद आना आगे, यहां तक सही है सब कुछ। 225 इंटू में 2 450, यह आएगा 450, और फिर 75 इंटू में 12, यह आएगा बेटा 900। सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करो, कितना आएगा सर? पहला 1250, दूसरा 300, 300 के बाद 4000, 4000 के बाद बोलो 600, 600 के बाद बोलो 450, 450 के बाद बोलो तो 900, टोटल आ रहा है 7500। ठीक है, लिखो इतना लिखो, मैं पानी पी रहा हूं, फिर परसेंटेज निकालेंगे। सही है क्या इतना? हाँ सर सही है। हर क्वेश्चन बेटा क्लास में करेंगे ऐसे ही जैसे आप कर रहे हो, पूरा हलवा है, खत्म हो जाएगा 20-25 दिन में पूरा। आओ परसेंटेज बोलो, परसेंटेज कितनी आएगी? पहला सर 1250 डिवाइडेड बाय 7500, यह आएगा 16.67%। दूसरा निकालो, दूसरा आएगा 300 डिवाइडेड बाय 7500, यह आएगा 4%। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि रैंक और कैटेगरी में ना फिर हेल्प हो जाएगी आगे। ठीक है, लो यहाँ सही है ना सब कुछ। हाँ अब बताओ अगला कितना आएगा? अगला आएगा 4000 डिवाइडेड बाय 7500, 53.33। अगला कितना आएगा? 600 डिवाइडेड बाय 7500, 8%। अगला 450 डिवाइडेड बाय कितना है? 7500 ना, 6%। और फिर क्या आएगा लास्ट? 900, 900 डिवाइडेड बाय 7500 इंटू में 100, 12%। ठीक है, टोटल करोगे 100। अब सुनो, अब इसके आगे नया है, नया पार्ट पहले सुनना फिर नोट करना, मैं टाइम दूंगा पूरा, आराम से नोट करना। रैंक बेटा, रैंक हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा उसकी रैंक 1 होगी। जैसे सोना आपके यहाँ रखा है, सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो यहाँ रैंक 1 होगी इसकी, ये आएगी रैंक 1, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया रैंक 2, रैंक 2 आ गया। 16 के बाद आएगा रैंक 3, ये रहा। फिर आ जाएगा रैंक 4, रैंक 4 के बाद रैंक 5 और रैंक 6। ठीक है, सही है सब कुछ? हाँ सर सही है। अब कैटेगरी, कैटेगरी ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन की एक एक बात इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या बोला है? 15% हो या उससे ज्यादा हो ए, उसने लिखा है साफ साफ, खाली 15% से ऊपर नहीं। अगर कोई चीज 15% भी है तो वो ए है, सेम वैसे ही कोई चीज 6 या उससे कम है तो वो सी है। ठीक है, आओ ये 15 से ज्यादा है, ये कैटेगरी ए होगा, 0 को लगा रहा हूं, इसको सीधा लिखना कैटेगरी ए। ठीक है, पहले ए को और सी को देखते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? 15% से बहुत ज्यादा है। ठीक है, और तो कोई 15 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, दूसरा था जो 6 या उससे कम हो। अब ये देखो, ये उसने मजे की बात पूछी पेपर में, क्योंकि बच्चा गलती कर सकता है। जो 6 या उससे कम है वो कैटेगरी सी, जो 6 या उससे कम है कैटेगरी सी, और बाकी जो बच गया वो क्या हो गया? कैटेगरी बी। खत्म हो गया। आप बताओ कैसा लगा क्वेश्चन? अब आराम से नोट करो पूरा, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, आराम से नोट कर लेना पूरा का पूरा। ठीक है, करो, हो जाए तो बताना। पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लगभग लगभग 39 मिनट में हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है पूरा का पूरा। इसमें से पेपर का 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, क्लियर बिल्कुल? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। आओ यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां तक सही है, आओ। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना बेटा, क्या नाम है कॉन्सेप्ट का? कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आराम से सुनो, काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं हमारे को इसके ऊपर। ठीक है सर, ठीक है। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? ईओक्यू। आओ
एक एक चीज आराम आराम से सुनेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी, ठीक है बेटा। ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सिंपल सी बात बोलूं तो मैं बाहर से एक ऑर्डर में कितना सामान मंगाऊं कि मेरे को कॉस्ट कम से कम पड़े, ठीक है सर। सर कॉस्ट कम से कम पड़े मतलब मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या आइटम होते हैं, आओ पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो मटेरियल की कॉस्ट में टोटल 3 चीजें होती हैं, एक होता है परचेज कॉस्ट, एक होता है ऑर्डरिंग और एक होता है कैरिंग। कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सुनना, आराम से सुनना। परचेज कॉस्ट तो सिंपल सी बात है, अगर मैं पूरे साल में 10 लाख यूनिट खरीद रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर आपने पूरे साल में 10 लाख यूनिट खरीदे, एक यूनिट 2 रुपए का है तो 20 लाख का खर्चा तो होगा ही होगा। आप एक बार में 1000 यूनिट लाओ या एक बार में 2 लाख यूनिट लाओ, बट पूरे साल में अगर 10 लाख है तो पूरे साल की कॉस्ट तो सेम आएगी है, ठीक है सर। पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट में कुछ अंतर होता है, वो समझो। ग्राफ से समझाता हूं, समझना। ये ग्राफ है, मैंने बोला यहां लिख रहा हूं ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट, और यहां लिख रहा हूं क्वांटिटी ऑर्डर इन ईच टाइम, हर बार में कितनी क्वांटिटी मंगाई, ठीक है। आप ऐसे मान लो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं मुझे पूरे साल में जो एनुअल रिक्वायरमेंट है, पूरे साल में जो मंगाना है वो मंगाना है 10 लाख किलो सामान। पूरे साल में कितना बेटा, 10 लाख किलो। एक बार में, तो एक बार में ऐसे मांग लो 1 लाख किलो मंगाया, या एक बार में 2 लाख किलो, या एक बार में 3 लाख किलो, या एक बार में 5 लाख किलो, ऐसे हमने एग्जाम्पल ले लिए। अब आप बात सुनना, अगर आप एक बार में 1 लाख किलो मंगा रहे हो और पूरा 10 लाख है, तो पूरे साल में 10 बार सामान आएगा। अगर पूरे साल में 10 बार सामान आएगा तो ट्रक का खर्चा 10 बार का लगेगा, है ना। सारा का सारा ऑर्डर से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है वो 10 बार लगेगी। मतलब 1 लाख बारी में जो मेरी कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट मेरी 10 ऑर्डर के हिसाब से आएगी, मतलब कॉस्ट ज्यादा आएगी, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कॉस्ट कहीं यहाँ आएगी, ठीक है। पर अगर मैं एक बार में 2 लाख किलो मंगाऊं, क्योंकि ये भी सारा कुछ नीचे किलो में लिखा, अगर एक बार में 2 लाख किलो मंगाओगे तो पूरे साल में बस 5 ऑर्डर होंगे, पहले 10 हो रहे थे अब 5 होंगे। 5 बार ट्रक आएगा जाएगा तो कॉस्ट कम होगी, हाँ सर बिल्कुल कॉस्ट कम होगी, है ना। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि एक बार में अगर आप 5 लाख क्वांटिटी मंगा लो तो पूरे साल में सिर्फ 2 बार ऑर्डर देना पड़ेगा, तो ऑर्डर से रिलेटेड कॉस्ट कम हो जाएगी। मतलब अगर मैं एक बार में बहुत सारा सामान मंगा लूं तो क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाती है, बिल्कुल। तो मैं ऐसे बोलूं, जैसे जैसे ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ेगी, ध्यान से सुनना, यहां लिखता हूं, जैसे जैसे ऑर्डर की, एक बार के ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। आराम से इसको देखो और बताओ क्या सही बात है। जैसे जैसे, चाहे तो आप नीचे देख लो, जैसे जैसे यहां से 1 लाख से 2 लाख हुआ, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख हुआ, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी, बट एक्सेस को कभी टच नहीं करेगी क्योंकि जीरो नहीं हो सकती, ठीक है सर। सर ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, हाँ यहां तक समझ में आया। अब एक नॉर्मल सी बात समझो, अगर आपने गोदाम में 1 लाख सामान मंगाया, मैं ऐसी डॉट डाल रहा हूं ताकि आप उस पर फोकस कर सको। अगर गोदाम में एक बार में 1 लाख सामान आया तो गोदाम के बाहर जो गार्ड बैठा है या जो अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको 1 लाख यूनिट संभालने पड़ेंगे, बिल्कुल सही सर। सर अगर गोदाम में 2 लाख सामान आया, एक साथ 2 लाख आया, तो 2 लाख यूनिट को संभालना पड़ेगा तो खर्चा ज्यादा आएगा। एक बार में गोदाम में अगर 5 लाख यूनिट आ गया तो खर्चा ज्यादा आएगा संभालने का खर्चा, मतलब कैरिंग कॉस्ट। तो जैसे जैसे ऑर्डर की जो क्वांटिटी अगर वो बढ़ेगी तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है। सिंपल सी बात समझना, अगर आपकी ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ती चली तो उसे संभालने का खर्चा बढ़ता चलेगा, लेकिन अगर ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ती चली तो ऑर्डर से रिलेटेड कॉस्ट हमारी कम लगती है। पहले ये बताओ ये क्लियर है क्या, ये बताना मेरे को। अब क्या हुआ, मैं फंस चुका हूं, ध्यान से देखो। अगर मेरे को पूरे साल में 10 लाख मंगाना है तो आप बोलोगे यार भाऊ एक काम करो ना, आप एक बार में बहुत सारी क्वांटिटी मंगा लो, क्योंकि एक बार में अगर आप बहुत सारी क्वांटिटी मंगाओगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। मैंने बोला यार ऑर्डरिंग तो कम हो गई पर कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ गई ना, क्योंकि एक बार में ज्यादा सामान आ गया तो संभालने का खर्चा ज्यादा। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक बार में कम मंगाते हैं, क्योंकि कम मंगाऊंगा तो कैरिंग कॉस्ट कम हो गई, कैरिंग तो कम हो गई लेकिन ऑर्डरिंग बढ़ गई, क्योंकि अगर एक बार में कम तो साल में ऑर्डर ज्यादा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहले इतना बताओ, इतना अच्छे से क्लियर है, जरूर बताना बेटा चैट पे, यहां तक सब कुछ क्लियर है, हाँ सर। अब देखो, अगर यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है तो इकोनॉमिक्स में अगर मैं इन दोनों का ओसी और सीसी का एक साथ ग्राफ बनाऊंगा तो क्या ओसी और सीसी का ग्राफ ऐसा बनेगा, यहां से यहां तक आएगा, और जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है ये वहां से बढ़ने लग जाएगा, दोबारा बढ़ने लग जाता है। दैट मीन्स ओसी और सीसी मिनिमम कहां पर होगा, ये बताओ। ओसी और सीसी मिनिमम कहां होगा, जहां पर ओसी और सीसी बराबर है।
जहां ओसी और सीसी बराबर है वहां ऑर्डरिंग और कैरिंग का सम मिनिमम होगा। ठीक है, अब बस आप ये देख लो जहां पर ये कॉस्ट कम आ रही है वो कितनी क्वांटिटी है, क्योंकि वो जितनी भी क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हो गई जहां ओसी और सीसी बराबर है और ओसी और सीसी का सम बिल्कुल मिनिमम है। क्यों मिनिमम होगा? क्योंकि जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे वहीं तो मिनिमम आएगा, हमने ग्राफ से देख भी लिया। अब बताओ क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? ये रेड वाला जो ग्राफ बना है ऊपर ये किसका है? ये है ओसी और सीसी का ग्राफ। ठीक है, नोट कुछ नहीं करना, सब कुछ नोटेड है, अभी आपको दिखाऊंगा। पहले यहां तक आप बताओ क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है आपको, ये बताना। ठीक है बच्चों, बताओ चैट पे, क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट तक सब कुछ क्लियर? चल सकता हूं क्या आगे? क्लियर है ना? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आओ मैं आपको इसके जरा फॉर्मूले पे लेके चलता हूं, जरा फॉर्मूला समझना, फॉर्मूला कहां से कैसे आएगा। ठीक है, आओ सुनना। देखो बेटा, जब मेरे को यहां से फॉर्मूला बनाना है तो मेरे को एक बात पता है, एट ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ओसी और सीसी बराबर होते हैं। ओसी और सीसी बराबर होते हैं और इसका एक फॉर्मूला भी डिराइव होकर आएगा। आपको डेरिवेशन ध्यान नहीं रखनी, पर आपको समझ आना चाहिए ना ओसी और सीसी कहां से कैसे आया। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी खुद सोचो। मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसे निकालूंगा, अगर मैं अपने एग्जांपल में चलूं तो पूरे साल में 10 लाख किलो मंगाना था, एक बार में 1 लाख किलो, तो पूरे साल में 10 ऑर्डर आए, तो मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट में पहले आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, पहले आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स और इसको मल्टीप्लाई करूंगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, तो पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। हाँ, कैरिंग कॉस्ट कैसे आती है? कैरिंग कॉस्ट आएगी एवरेज कितनी इन्वेंट्री मेरे गोदाम में रखी हुई है। ध्यान से सुनना, एवरेज कितनी इन्वेंट्री मेरे गोदाम में रखी हुई है, क्योंकि गोदाम में हमेशा सेम इन्वेंट्री नहीं होती, तो लगभग लगभग कितना सामान है और इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट की और पूरे साल की कितनी है, क्योंकि मुझे पूरे साल की कॉस्ट निकालनी है, तो पर यूनिट और पर एनम कितना है। अब देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे जो पूरे साल की रिक्वायरमेंट है वो, मान लो मैं पूरे साल की रिक्वायरमेंट को ए बोल रहा हूं और एक बार में कितना मंगा रहा हूं, तो क्योंकि मैं ईओक्यू पे क्वेश्चन कर रहा हूं तो एक बार में ईओक्यू जितना मंगा रहा हूँ। ठीक है, जैसे 10 लाख पूरे साल में मंगाने, एक बार में 1 लाख मंगा रहा हूं, तो डिवाइड करके 10 ऑर्डर आ गए और ऑर्डरिंग कॉस्ट को ओ मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ओ मान लो। ठीक है, सीसी पे आते हैं। अब सीसी समझो, सीसी का मतलब कैरिंग कॉस्ट। बेटा कैरिंग कॉस्ट मतलब लगभग लगभग सामान कितना आया, तो जैसे एक बार में 1 लाख आए थे तो ऑन एन एवरेज 50,000 रहे होंगे, मतलब एक बार में जितना भी सामान आया इसको डिवाइड कर दो 2 से, ये क्या हो गया? एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि दूसरा क्लोजिंग तो है ही नहीं कुछ, तो जितना आया ऑन एन एवरेज कितना रहेगा, क्योंकि पूरा टाइम सेम नहीं रहता, सामान आएगा और निकलता जाएगा प्रोडक्शन के लिए, और मल्टीप्लाई कर दो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना एक बार, ये देखो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो EOQ का यहां हो गया स्क्वायर, यहां हो गया 2AO अपॉन में C। ठीक है, तो EOQ का फॉर्मूला क्या बन गया आप बताओ? EOQ का फॉर्मूला बन गया 2AOC रूट में, और बेटा मेरे लिए बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मेरे को बस ये फॉर्मूला समझ आना चाहिए, मेरे को पेपर में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डेरिवेशन कैसे आई वो आपको पता है, क्योंकि EOQ लेवल पर OC और CC बराबर भी होते हैं और OC और CC का सम मिनिमम भी होता है। ठीक है, तो सर इसका मतलब यहाँ ए का मतलब क्या हुआ? देखो बहुत सिंपल है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट। ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट। यहाँ पर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल। सर किसकी रिक्वायरमेंट? रॉ मटेरियल की, हमेशा ध्यान रखना रॉ मटेरियल की। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं ओ का मतलब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की, हमने यही माना था ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की कितनी है, और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट और पर एनम। एक तो पर यूनिट इसीलिए क्योंकि देख लो ये आंसर नंबर ऑफ यूनिट्स में आ रहा था, तो पर यूनिट, और पर एनम इसीलिए करा क्योंकि आप देख लो आपने पूरे साल की रिक्वायरमेंट ले रखी है बेटा। सही है, बस ये थोड़ी थोड़ी बातें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, नोट कुछ नहीं करना था। ये देखो आपके पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में से दिखाता हूं। आओ हम गए EOQ में, एक बार में कितना ऑर्डर करें, ये पूरा ग्राफ अपन ने समझा है। रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट होती है ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट, वही रेलेवेंट होती है, जहां पर भी इक्वल होगी उस पॉइंट को EOQ बोलेंगे। ठीक है, आओ यहां तक सही है। अब पढ़ो क्या लिखा है, वो ऑर्डर साइज जहां पे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम मतलब जहां पे OC और CC का सम मिनिमम है। परचेस कॉस्ट तो लगेगी लगेगी, चाहे आप एक बार में 1 लाख लाओ चाहे 2 लाख, पूरे साल में तो 10 लाख लाओगे तो परचेस कॉस्ट तो लगेगी। OC और CC रेलेवेंट कॉस्ट होती है, उसको देखना होता है। ठीक है, वो ऑर्डर साइज जहां OC और CC बराबर है, और ये देखो हमने पहले ही लिखा हुआ है
पहला एनुअल रिक्वायरमेंट, दूसरा कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और रूट के अंदर क्या आ गया 2AO अपॉन में C। ठीक है, एक चीज और पढ़वाता हूं, अभी रुको ना, एक चीज और पढ़ते हैं। देखो पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, पूरे साल में जितने ऑर्डर हैं और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मेरे एग्जांपल में 10 लाख किलो मंगाना था, एक बार में अगर 1 लाख किलो मंगा रहा हूं तो ये हो गए 10 ऑर्डर। अगर एक ऑर्डर की कॉस्ट 1000 रुपए है तो ये हो जाएगी 10,000। ठीक है, हाँ सर यहां तक सही है। टाइम लैग को अभी छोड़ दो, अभी समझाऊंगा, अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, आएगा आगे टॉपिक आएगा, विश्वास रखो, मैं पूरा समझाऊंगा। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, कैरिंग कॉस्ट का मतलब हमने यही पढ़ा, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब जितना आप एक बार में मंगा रहे हो, एक बार में जो भी क्वांटिटी मंगा रहे हो, आप उसे ऑर्डर क्वांटिटी बोलो या ईओक्यू बोलो, कुछ भी बोलो, इसको 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि लगभग ऑन एन एवरेज इतना सामान गोदाम में रहेगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। तो इतनी चीजें अभी तक हमने सारी की सारी पढ़ी हैं। यहां तक कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो पहले बताओ, नोट नहीं करना, नोट हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, आराम से बताओ क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है, तो मैं क्वेश्चन पे चल सकता हूं। ठीक है, मुझे बताना, मैं रुका हुआ हूं आप लोगों के लिए। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक बार पढ़ लो भले, नोट नहीं करना। कॉन्सेप्ट नोट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, वेटिंग फॉर यू, बताना चल सकते हैं, आओ जी। ठीक है, चलेंगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आ जाओ। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट देखो, मैंने अपनी बुक में कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन डाले, मैं आपको बाद में आराम से देख सकते हो सारे क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आ जाओ। सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कराऊंगा, बाद में कराऊंगा, आओ। देखो क्या लिखा है बेटा, पढ़ते हैं। अबाउट 50 आइटम आर रिक्वायर एवरी डे फॉर अ मशीन। रॉ मटेरियल का हर दिन की रिक्वायरमेंट दी है 50, मुझे हर दिन की नहीं चाहिए होती, मुझे एनुअल चाहिए होती है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है 50 पर ऑर्डर इज इनकर। एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 50, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, ओ हो गया। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 0.02, मुझे कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट की और पर एनम चाहिए होती है, पर एनम। ठीक है, तो ये दे रखी है 0.02, लेकिन सर ये तो एक दिन की है, तो इसको 365 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, लीड पीरियड दिया है 32 डेज। बेटा लीड पीरियड का मतलब क्या होता है, अभी आपको समझाऊंगा। लीड पीरियड का मतलब होता है बेसिकली सप्लायर से सामान आने में कितना टाइम लगता है। तो सप्लायर से सामान आने में 32 डेज लग रहे हैं, हमारे लिए अभी काम का नहीं है, अभी छोड़ दो। अभी जितना हमने पढ़ा उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे यहाँ क्वेश्चन डाले, इस वजह से ये पॉइंट है, अभी छोड़ दो, कराऊंगा सब, भरोसा रखना। ठीक है, आगे आओ, आगे चलेंगे यहाँ से। और क्या लिखा है, पहला ईओक्यू निकालो, सबसे पहला बोला ईओक्यू। आओ सबसे पहला पार्ट अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, यहाँ करता हूँ, आओ देखना मेरे साथ साथ लिखो क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ईओक्यू के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ए, फिर चाहिए ओ, और फिर चाहिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सही है, आ जाओ पहले ए की बात करते हैं। ए का मतलब क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट मेरी कितनी होगी, 50 आइटम है हर दिन के, 50 आइटम है हर दिन के, इनटू में कर दो 365 डेज। ठीक है, 50 आइटम है हर दिन के, तो 50 इंटू में 365, ये हो गया 18,250 आइटम। ठीक है, हाँ सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 50 रुपीज, ये सीधा दे रखा है 50 रुपीज है पर ऑर्डर। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट कितनी थी, कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 0.02, लेकिन 0.02 एक दिन की है, मुझे एक दिन की नहीं, मुझे तो चाहिए भाई पूरे साल की। पूरे साल की कैसे आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 365 डेज से, ये आ गया पूरे साल का। तो मल्टीप्लाई करो 0.02 इंटू में 365, ये आ गया 7.3, 7.3 पर यूनिट पर एनम। सही है क्या, ये आ गया अपना पूरा का पूरा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आओ अपन निकालते हैं ईओक्यू। फॉर्मूला है 2AO अपॉन सी, हर चीज लिखना, फॉर्मूला सब कुछ। 2A कितना है, A है 18,250, O कितना है, O है 50, और डिवाइड कर दो C से, C है 7.3, और इस पे डाल दो रूट। सॉल्व करो कितना आएगा, तो बेटा 2 इंटू में 18,250 इंटू में 50, ये हो गया 18,25,000 डिवाइडेड बाय 7.3, और रूट डाल दो तो ये आएगा 500 यूनिट। मतलब एक बार में 500 यूनिट मेरे को मंगाने चाहिए। ठीक है, एक बार में 500 यूनिट आ गए। अच्छा है क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, ईओक्यू कर दिया। दूसरा पार्ट है रीऑर्डर लेवल, मुझे अभी नहीं पता तो मैं अभी इसको भर भी नहीं रहा, छोड़ दो। रीऑर्डर लेवल के लिए 2-3 लाइनें छोड़ दो, बाद में करेंगे, जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब करेंगे, लिख के छोड़ रहा हूं, बाद में करेंगे। ठीक है,
आओ यहां तक सही है सब कुछ। अगला पढ़ो, अगला क्या बोला? अगला बोला नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। क्या नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर निकाल सकते हैं क्या? आओ, मतलब पूरे साल में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये लो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। तो पूरे साल में पर एनम कितने ऑर्डर्स आएंगे? तो सर जितनी पूरे साल की रिक्वायरमेंट है डिवाइड कर दो कि एक बार में कितना मंगा रहे हो। तो पूरे साल में कितना था सर? पूरे साल में कितना आया था मेरा? मैंने कुछ गलत करा है क्या? नहीं, क्वेश्चन तो सही है ना बिल्कुल? हाँ यही तो आएगा, बिल्कुल सही करा अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही करा। ठीक है आओ, तो यहाँ आएगा 18,250 और 18,250 को डिवाइड कर दूंगा 500 से। आओ ठीक है, आपके आंसर में वाला क्वेश्चन गलत दे रखा है, आंसर ऊपर छोड़ो, हम यहाँ कर रहे हैं ना, पूरा अच्छे से करेंगे। 18,250 डिवाइड कर दो 500 से, मतलब पूरे साल में होंगे 36.5 ऑर्डर। अब देखो आपको खुद पता है वैसे तो साल में 36.5 ऑर्डर नहीं हो सकते, तो आप यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो 37 ऑर्डर्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बाकी अगर आप उसको 36.5 पे भी छोड़ोगे ना, गलत नहीं है, आईसीएआई में दोनों आंसर होते हैं। लॉजिकली प्रैक्टिकल लाइफ में 37 होंगे, पर मैं क्वेश्चन में 36.5 लिख के आ सकता हूं। ठीक है सर, अब देखो कुछ पॉइंट आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएंगे। अगला पॉइंट पढ़ो, अगला पॉइंट क्या है? आओ, अगला पॉइंट बोला टाइम लैग बिटवीन टू परचेजेस। बेटा ध्यान से सुनना, क्या है, बहुत आराम से सुनना। यहां लिखा हुआ है टाइम लैग, टाइम लैग बताओ बिटवीन टू परचेजेस। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो, इसका मतलब है 2 बार ऑर्डर करने में कितने दिन का गैप आ रहा है। बहुत नॉर्मल है, आपको जो डाटा दे रखा है वो साल में दिन का दे रखा है 365 डेज। वैसे मैं किसी में भी निकाल सकता हूं, ये देखो पूरे साल में होते हैं 365 डेज, पूरे साल में 365 डेज। और एक जो पूरे साल में ऑर्डर है, पूरे साल में ऑर्डर कितने हैं? 365 ऑर्डर है पूरे साल में। पूरे साल में जितने दिन है ऊपर, जितने ऑर्डर है नीचे, अगर डिवाइड कर दोगे तो मैं यहां बोल सकता हूं ना, ये आ जाएगा 10 दिन। मतलब लगभग लगभग हर 10 दिनों में एक ऑर्डर हो रहा है, हर 10 दिनों में। सर मान लो अगर यही आंसर मुझे महीनों में निकालना होता तो पूरे साल में 12 महीने और पूरे साल में है 36.5 ऑर्डर, पूरे साल में 36.5 ऑर्डर। डिवाइड कर लो, तो 12 को डिवाइड कर लो 36.5 से, ये आ जाएगा 0.33 मंथ। अगर ध्यान से देखो तो 0.33 मंथ का मतलब 10 दिन ही तो हो गया, लगभग लगभग 1/3 मंथ। अगर आपको हफ्तों में निकालना है तो ऊपर ले लो 52 वीक्स और डिवाइड कर दो पूरे साल में 36.5 ऑर्डर। इसको कहते हैं टाइम लैग। टाइम लैग या फ्रीक्वेंसी, मतलब हर कितने दिनों में मैं ऑर्डर कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा 1.42, तो 1.42 वीक्स। आपको जिसमें आंसर निकालना आप उसमें आंसर निकाल सकते हो। बेटा टाइम लैग का मतलब क्या होता है? टाइम लैग का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, हर ऑर्डर के बीच में कितना टाइम लैग है, कितना गैप है। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बहुत नॉर्मल है, ऊपर क्या लोगे, या तो 365 दिन या 52 हफ्ते या 12 महीने, सही है। हाँ, डिवाइड किससे करोगे? पूरे साल में कितने ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स इन अ ईयर। मैं आपको कह रहा था ना, ये देखो कॉन्सेप्ट में दिखाता हूं, कॉन्सेप्ट दिखाता हूं। ये देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो, टाइम लैग बिटवीन टू ऑर्डर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, 12 महीने 52 हफ्ते 365 दिन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। मतलब कितने दिनों में, हर 10 दिनों में मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। मैं इतना भी छोड़ सकता हूं, जरूरी नहीं है सब में निकालना है, किसी भी एक में निकाल दो, कुछ नहीं लिखा, दिन में निकाल कर आ जाओ। ठीक है, अच्छा अगला पार्ट पढ़ो, लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या बोला है? एसोसिएटेड कॉस्ट। बेटा एसोसिएटेड कॉस्ट मतलब ओसी और सीसी। पीसी तो मेन कॉस्ट है ना, एसोसिएटेड मतलब जो उसके अलावा कॉस्ट है वो बताओ, तो वो कौन सी कॉस्ट आएगी? ओसी और सीसी। आओ निकाल देते हैं। समझ आ रहा है सब कुछ? बताना बेटा चैट पे जरूर बताना क्या सब कुछ यहां तक क्लियर है। एसोसिएटेड कॉस्ट, एसोसिएटेड कॉस्ट में आपकी निकलेगी एक तो ओसी और एक निकलेगी सीसी। आओ पहले ओसी की बात करते हैं, सीसी को हटाओ, पहले ओसी। वैसे तो मेरे को पता है ईओक्यू पे दोनों बराबर आते हैं, लेकिन निकाल के दिखाएंगे ना। आओ, ओसी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सही है। नंबर ऑफ ऑर्डर पूरे साल में है 36.5, पूरे डेसिमल में लोगे जब भी ओसी सीसी बराबर आएगा। 36.5 ऑर्डर डेसिमल में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 50 रुपए, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 रुपए पर ऑर्डर। निकालना कितना आएगा? 36.5 इंटू में 50, 1825। ठीक है, सीसी क्या होता है? सीसी होता है पूरे गोदाम में एक बार में एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, एक बार में एवरेज इन्वेंट्री और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सही है। आओ, एवरेज इन्वेंट्री कितनी? अगर एक बार में 500 का सामान आया, जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी थी 500 का आया, तो ऑन एन एवरेज इतना रहेगा। कैरिंग कॉस्ट थी 7.30, 7.30, तो 500 डिवाइड बाय 2 250 हो गया, इनटू में 7.3, ये भी आएगा 1825। लो मैच भी हो रहा है,
क्योंकि ईओक्यू लेवल है तो ओसी और सीसी मेरा क्या होगा, बराबर होगा। सही है, तो इनका सम कितना हो गया, सम बता दो, इनका सम कितना हो गया, सम हो गया 3650 का, यह आ गया ओसी और सीसी। आराम से देखो, कोई डाउट है, कोई भी परेशानी है पूछो। खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। रीऑर्डर लेवल हमने सीखा नहीं है, अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है बताना। लो जी, कोई डाउट, कोई परेशानी? आराम से नोट करो। क्लियर है सब कुछ? चल सकते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं 6-6 नंबर के, 5-5 नंबर के। लो जी, चलूं आगे? बढ़िया है एकदम। हाँ सर, मजा आ गया, मजा ही आ गया। आओ और क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आओ, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना ध्यान से। क्या है? कंप्यूट ईओक्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है सब कुछ निकालो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब पीसी भी निकालो, ओसी भी निकालो, सीसी भी निकालो, ठीक है। ये कभी कभी ये वेरिएबल में सिर्फ एसोसिएटेड कॉस्ट ले लेते हैं, हम बता देंगे, अपना आंसर दोनों से दे देंगे, क्योंकि टोटल वर्ड यूज करा ना, तो टोटल का मतलब टोटल में दोनों ले लो, पीसी ओसी सीसी सब तीनों। एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड दे रखी है, यूनिट प्राइस दे रखा है 20, ऑर्डर की कॉस्ट है 16, ये ओ हो गया, ठीक है। स्टोरेज, इंटरेस्ट और ऑब्सोलेसेंस रेट, बेटा ये हो गया कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में जितना होता है सब कुछ जोड़ दो, तो 12%, 2% और 6%, ये हो जाएगा 20%, ठीक है। 20% होगा। अब सर परसेंटेज निकालेंगे किसका? हमेशा ध्यान रखना कैरिंग कॉस्ट जो है वो किसकी परसेंटेज लगता है? परचेज प्राइस पे, हमेशा यूनिट प्राइस पे या परचेज प्राइस पे लगेगा हमेशा। सर ये बातें लिखनी है क्या? ये देखो आपको दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट नोट्स में, बेटा एक एक चीज लिखी हुई है, एक एक चीज दिखाता हूँ। एसोसिएटेड का मतलब टोटल ओसी और सीसी, चेक कर लो। परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट में स्टोरेज, इंटरेस्ट, ऑब्सोलेसेंस जो होगा सब आएगा। सीसी हमेशा लगेगा परसेंटेज और यूनिट प्राइस पे। आपको कुछ अलग से नहीं लिखना, पूरी मेहनत मैं करके दे रहा हूं, बस आप मेरे साथ क्वेश्चन करना। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में पीसी, ओसी, सीसी सब आता है। जो जो पॉइंट होते जाएंगे आपको चेक कराते चलूंगा, ठीक है क्या यहां तक? हाँ सर सब कुछ सही है। क्वेश्चन करें? आओ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ो तो सही। और क्या बोला क्वेश्चन में इसके अलावा? कह रहा है डिटरमाइन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम इफ एन इनकरेक्ट प्राइस ऑफ 12.80 इज यूज्ड। मतलब क्वेश्चन दो तरीके से करना है, एक बार परचेज प्राइस 12.80, एक बार परचेज प्राइस 20 रुपए। तो क्वेश्चन आपका दो तरीके से सॉल्व होगा, तो मैं साथ में ही दो कॉलम बना के पूरा क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है। करें साथ साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। आओ, ये क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या लिखूं ऊपर? कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपन निकालेंगे। आओ क्या करूंगा यहाँ पर, एक बार लिख लो पर्टिकुलर्स, एक बार आ जाएगा पर्टिकुलर्स, एक बार है करेक्ट प्राइस, जो भी करेक्ट प्राइस होगा वो लिख देंगे, और एक बार लिख देंगे बेटा इनकरेक्ट प्राइस, ठीक है। एक बार आ गया करेक्ट प्राइस, एक बार आ गया इनकरेक्ट प्राइस, ठीक है। अब एक एक चीज लिखते हैं, लिखो यहीं पर लिखते चलो। पहला पहला ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट, जो कि दोनों में सेम रहेगा, 5-5 हजार का, 5,000 यूनिट्स, और यहाँ पर भी कितना? 5,000 यूनिट्स। पूरा क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा ना इनकरेक्ट प्राइस में भी, ठीक है। ए आ गया। ए के बाद लिखो ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है भाई? ऑर्डरिंग कॉस्ट है 16 रुपए, लिख दो 16 रुपए, ठीक है। इसके बाद आएगा सी, हम लिखते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आओ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, क्या क्या जोड़ोगे उसमें? 2%, 12%, 6%, यहां लिख देता हूं 2%, 12%, 6%, टोटल हो गया 20%। अब लेना है 20% परचेज प्राइस का, ध्यान से लेना। यहां लोगे 20% किसका? परचेज प्राइस का। और परचेज प्राइस दोनों केस में अलग अलग है, पहले में था 20 रुपए, अगले में है 12.8। यहां लिख देता हूं 20 रुपए, अलग पेन से लिख रहा हूं, और यहां लिख देता हूं 12.80, ठीक है। आराम से देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है सर, ये दे रखा है 20 और 12.8, इसी की वजह से तो सारा क्वेश्चन अलग अलग होगा। कितना आएगा बताओ? 20 का 20%, ये आ जाएगा 4 रुपए, और ये कितना आएगा ये निकाल देता हूं, 12.8 का 20% ना, ये आ जाएगा 2.56, ठीक है। आओ अब यहां पर ईओक्यू निकाल दो। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन में सी रूट में, चलो तो 2AO सी अपॉन में और रूट में, ठीक है, कर दो। कितना आएगा? तो पहला है 2, 5,000 हो गया। ए ओ कितना है? ओ है 16,
डिवाइड में सी, सी है 4 और ऊपर से रूट, ये आएगा 200, ये आएगा मेरा 200 यूनिट। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये निकाल देता हूँ, ये कितना आएगा 2, ए कितना है, ए है 5000, ओ कितना है, ओ है 16 और डिवाइड में सी है 2.56, रूट डाल दो 250, ये आ जाएगा 250 यूनिट। ईओ क्यू आ गया, ईओ क्यू आ गया। अब सारी कॉस्ट निकाल देते हैं, आओ, क्योंकि उसने बोलता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। आओ, पांचवा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आओ जी, मैं जरा इतने पे टेबल को बंद कर दूं ताकि आप ऊपर की कोई चीज ऐड ना कर दो। ठीक है, इतने पे टेबल बंद कर दी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल में आएगा पीसी, ओसी और सीसी। पहले पीसी की बात करते हैं, इससे मैं आपको परचेस कॉस्ट भी समझ में आ जाएगी। पी का मतलब है परचेस कॉस्ट। पूरे साल में हमेशा ध्यान रखना, पीसी का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे साल का देख दो, एनुअल रिक्वायरमेंट और परचेस प्राइस। ठीक है, आओ जी, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है बोलो, पूरे साल में मंगाएंगे 5000 यूनिट, दोनों में पूरे साल में 5000। ठीक है, 5000 था और एक तरफ है 20, एक तरफ 12.80, 20 रुपए का और 12.80 का, कितना आएगा 5000 इंटू में 20, ये आ गया 1 लाख रुपए, ये आ गया 1 लाख। अच्छा, 5000 इंटू में 12.8, ये आ गया 64,000। ठीक है सर, ठीक है। ओसी कैसे आएगा, ओसी तो आपको पता ही है, ओसी होता है ए अपॉन में ईओ क्यू या ऑर्डरिंग क्वांटिटी और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, आ जाओ, तो इसको भी निकाल देते हैं, अलग पेन से निकालता हूं ताकि आपको समझ में आता जाए। ए है 5000, एक बार में आएंगे 200 यूनिट, ये नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 16 रुपए की, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 16। ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पर भी 16 है, एक बार में 5000, मतलब पूरे साल में 5, एक बार में 250। चलो बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी कितनी आ जाएगी, कैरिंग को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी कितनी आ जाएगी, तो 5000 को डिवाइड कर दो 200 से, ऑर्डर हो गए 25 और टोटल है 16 रुपए के हिसाब से, ये आ गया 400। वहां निकालो, 5000 डिवाइड में 250, पूरे साल के 20 ऑर्डर हो गए और 16 के हिसाब से 320। ठीक है, अच्छा अगर मैं कैरिंग कॉस्ट पूछूं, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ईओ क्यू, एक बार में जितना मंगाया ऑन एन एवरेज, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है जी, ईओ क्यू है 200, एक बार में मंगाया 200 डिवाइड बाय 2 और 4 रुपए, यहाँ आएगा 250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2.56, कैरिंग कॉस्ट है ना। ठीक है, ये आ गया 400। सर ये तो 400 ही आना था क्योंकि ईओ क्यू लेवल पर ओसी और सीसी बराबर होते हैं। सेम वैसे ही उधर भी कितना आएगा 320, चेक कर लो, क्योंकि दूसरा भी तो आपने ईओ क्यू ही निकाला ना, ईओ क्यू निकाला है तो ईओ क्यू पे ओसी और सीसी बराबर होता है, चाहे तो चेक कर लो, 250 बाय 2 इंटू में 2.56। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है कि ओसी और सीसी बराबर होता है। ठीक है, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, बताओ पीसी ओसी सीसी कितना आ जाएगा। लो जी, ये आ गया पीसी ओसी और सीसी। पीसी ओसी सीसी पहला है 1 लाख, 1 लाख में ये हो जाएगा 1,08,000 रुपए, 1,08,000 रुपए, ये हो जाएगा 64,000, मतलब 64,000 और 640, 64640। लो जी, पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत कोई भी परेशानी है तो बताएंगे बेटा। ठीक है, ये क्लियर है सब, आराम से देखो, कोई भी डाउट कोई भी परेशानी है तो बताना। ये क्लियर है बिल्कुल। मैं रुका हुआ हूं आप लोगों के लिए, आप बताओगे। ठीक है, सही है क्या सब। हाँ सर, रिपीट बेटा, कौन सा पार्ट रिपीट करना है एक बार बताना, एक बार बता दो बेटा कौन सा पार्ट रिपीट करना है, जो बोलोगे वो वाला रिपीट करा देता हूँ। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है परचेस कॉस्ट, ओसी और सीसी, तीनों अपन ने निकाल दिए। परचेस कॉस्ट हमेशा एनुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आएगी, परचेस प्राइस क्वेश्चन में था। ओसी नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से, कैरिंग कॉस्ट हमेशा जितनी एवरेज इन्वेंट्री है, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये अभी हमने ऊपर निकाली थी 4 और 2.56। ठीक है, कोई डाउट है कोई भी परेशानी है तो बताओ, कौन सा पार्ट रिपीट कराना है मैं करा देता हूँ। यह क्लियर हो गया, बोलो जी। पूरा क्वेश्चन देखो बेटा, पूरे क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला क्या था ध्यान से सुनो। ये देखो, अगर मैं ये सब कुछ हटा दूं, आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। आपको एनुअल डिमांड दे रखी है, एनुअल डिमांड क्या हो गई, ए हो गई। ठीक है सर, यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस का मतलब परचेस प्राइस हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ओसी हो गया। ठीक है सर, ये सारी की सारी परसेंटेज होती है कैरिंग कॉस्ट की, तो कैरिंग कॉस्ट की टोटल हो गई 20%।
कैरिंग कॉस्ट कभी भी परसेंटेज पे दे रखा है तो हमेशा लगेगा परचेज प्राइस का, हमेशा किसका, परचेज प्राइस का। ठीक है सर। कह रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, टोटल मतलब पीसी, ओसी और सीसी तीनों का सम निकालना है। कह रहा है अगर 12.80 प्राइस आया, पहले प्राइस क्या था 20, तो एक बार 20 के लिए क्वेश्चन करूंगा, एक बार 12.80 के लिए क्वेश्चन करूंगा। अब देखना अपन ने क्या करा बेटा, सबसे पहले अपन ने ईओक्यू निकाला, ध्यान से देखो ईओक्यू कैसे, ए था, ओ था, सेम था। कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, पहले निकालोगे कैरिंग कॉस्ट 20%, 20% किसका, परचेज प्राइस का, परचेज प्राइस का ले लो, ठीक है, ईओक्यू आ जाएगा। जब ईओक्यू आ गया, अब ईओक्यू पे कॉस्ट निकाल दो। कॉस्ट कैसे आएगी, पहले परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट क्या होती है, पूरे साल में जितना इनटू में परचेज प्राइस, परचेज प्राइस अलग अलग था दोनों का, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी पूरे साल में जितना मंगा रहे हो डिवाइड करो एक ऑर्डर क्वांटिटी से, नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए, नंबर ऑफ ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से। अच्छा, दोनों में यही काम करा। कैरिंग कॉस्ट में क्या होगा, एक बार में जितना मंगाया डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, लो जी आराम से बताओ क्या क्लियर हुआ यहां तक, तो आगे चलूंगा, बोलो जी, चल सकते हैं आगे या कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में, ठीक है चल सकते हैं ना। आओ यहां से आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आप आराम से घर में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन को लिखना होमवर्क डिट्टो सेम है, मैं आपको अभी पूरा पढ़वा रहा हूं, क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना, बहुत नॉर्मल है। द कंप्लीट गार्डनर इज डिसाइडिंग ऑन द ईओक्यू फॉर 2 ब्रांड ऑफ लॉन फर्टिलाइजर्स। आईसीआई का क्वेश्चन है, 2 ब्रांड का ईओक्यू निकालना है, सुपर ग्रो और नेचर्स ओन। बेटा एनुअल डिमांड दे रखी है, अगर एनुअल डिमांड दे रखी है मतलब ए दे रखा है, बेसिकली ए दे रखा है, हाँ सर। रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर मतलब ओ दे रखा है, ओ कितना है, दोनों का ए गिवन है, दोनों का ओ गिवन है। आगे आ जाओ, कैरिंग कॉस्ट भी गिवन है पर बैग, ध्यान से देखो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट और पर एनम, क्योंकि आगे वर्ड एनुअल लिखा है और आगे लिखा है पर बैग मतलब पर यूनिट होगा, तो ये हो गया मेरा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, ये भी हो गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्या ईओक्यू आ जाएगा क्या, हाँ सर ईओक्यू आ जाएगा। अभी चेक करूं ईओक्यू, ये देखो कैलकुलेटर उठाओ, 2 ए कितना है, ए है पहले वाले में 2000, ओ कितना है, ओ है 1200 और डिवाइड कर दो सी से, सी है 480, रूट डाल दो, 100 आ रहा है, पहले वाले का 100 आ रहा है। अगर आप चाहो तो आपको मैंने आंसर्स भी दे रखे हैं, आप इस पे जा करके आंसर्स भी अपने चेक कर सकते हो। देखो दिखा देता हूं आपको, ये देखो पहले वाले का आएगा 100 बैग, ऐसे ही दूसरे वाले का आ जाएगा, नॉर्मल है। ठीक है, दूसरे में क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कह रहा है व्हाट इज द सम, सम टोटल पूछा है, सम ऑफ द टोटल किसका, कह रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का सम बताओ, मतलब ओसी और सीसी निकालना है। जैसे अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ओसी और सीसी निकाला, क्या निकाल सकते हो, ओसी कैसे आएगा, ओसी बोलो ए अपॉन में ईओक्यू इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। सीसी कैसे आएगा, ईओक्यू अपॉन में 2 इनटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर बहुत नॉर्मल है। अगला कह रहा है नंबर ऑफ डिलीवरीज बताओ, नंबर ऑफ डिलीवरी, नंबर ऑफ डिलीवरी का मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर बताने हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर तो नॉर्मली होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब है ऊपर ले लो एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड कर दो ईओक्यू से, नंबर ऑफ डिलीवरी या नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे। ठीक है, आप आराम से देखो क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बताओ, ये क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, जैसे पहले वाले केस में 2000 ए था और ईओक्यू था 100, तो नंबर ऑफ डिलीवरी या ऑर्डर 20 आएंगी, तो नंबर ऑफ ऑर्डर या डिलीवरी जो है आपके पास कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। देखो चेक करो, नंबर ऑफ ऑर्डर कितनी है 20 और इधर कितनी 16। ठीक है, कर सकते हो क्या, ओसी और सीसी निकालना है बस, हो जाएगा क्वेश्चन, आराम से देखो बताओ, तो आगे चलें। हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, सूखा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल नॉर्मल है, आंसर से मैच करना सब हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, चलो यहां से आगे चलता हूं, इतना समझ में आ गया अच्छे से, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका। आओ जी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आओ क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, PQR लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 52,000। बेटा जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी डिमांड है, मतलब फिनिश गुड्स की डिमांड है, रॉ मटेरियल की नहीं है, फिनिश गुड्स है। ठीक है, प्रोडक्ट रिक्वायर अ कंपोनेंट एक्स विच इज परचेज एट 15 पर यूनिट, उसमें जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो बाहर से 15 रुपए का आता है, मतलब परचेज प्राइस है। ये लाइन पढ़ो, फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 2 यूनिट ऑफ कंपोनेंट एक्स आर रिक्वायर, मेरे को मेरे काम की चीज मिल गई रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल जो है एक यूनिट में 2 यूनिट लगेगा, एक फिनिश गुड में 2 यूनिट लगेगा, और ये ऊपर मंथली डिमांड दे रखी थी तो मैं एनुअल पे पहुंच सकता हूं, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट है 350, कैरिंग कॉस्ट 12%। कैरिंग कॉस्ट कभी भी परसेंटेज पर तो किस पे लगेगी? परचेज प्राइस पर, ठीक है। यू आर रिक्वायर, आपको क्या क्या निकालना है सुनो। पहला बोला ईओक्यू निकालो, ठीक है सर ईओक्यू निकाल देंगे। फिर बोला पहला पार्ट तो ईओक्यू है, तो आओ पहले फर्स्ट पार्ट ईओक्यू करते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है। आ जाओ पहले ईओक्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट में ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू निकालते हैं, आओ पहला ए, ओ और सी। ओ कितना है? ओ है 350 पर ऑर्डर, ओ है 350। कैरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट है 12%, 15 का 12%, 12% लोगे किसका? परचेज प्राइस का, परचेज प्राइस है 15। अब ए ध्यान से देखना, ए हमें चाहिए होता है हमेशा किसका? ऐसे लिख देता हूं ए के लिए, ए चाहिए होता है रॉ मटेरियल का, है ना। ए चाहिए होता है रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का कैसे आएगा? पहले फिनिश गुड्स का निकालो, क्योंकि आपको फिनिश गुड्स की डिमांड दे रखी है, एक महीने की 52,000 है, एक महीने की 52, एक महीने की 52,000, यहाँ लिखता हूँ 52,000 यूनिट्स। ये तो फिनिश गुड्स हैं एक महीने के, इनटू 12 महीने करोगे तो ये पूरे साल के फिनिश गुड्स आए हैं, फिनिश गुड्स। और हर यूनिट को बनाने में 2 यूनिट रॉ मटेरियल लग रहा है, ये रॉ मटेरियल लग रहा है। अब बताओ कितना हो जाएगा? 52,000 इंटू में 12, ये हो गए फिनिश गुड्स, और इसको बनाने में 2 यूनिट रॉ मटेरियल, मतलब 12,48,000 यूनिट हो गए, 12,48,000 यूनिट। आराम से देखो, कोई भी डाउट है तो बताओ, आराम से देखना, ठीक है। तो ईओक्यू कितना हो जाएगा बेटा? ईओक्यू हो गया 2AO अपॉन में सी रूट में, ठीक है। 2A है 12,48,000, ओ कितना है 350, और सी कितना है? सी है 12% ऑफ 15, 15 का 12%, 1.8, ये आ जाएगा 1.8, ऊपर से है रूट, डाल दो और आंसर बताओ। आंसर आ जाएगा 2 इंटू में 12,48,000 इंटू में 350, डिवाइड करोगे 1.8 से और डाल दोगे इसके ऊपर रूट, 22,030, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 22,030 यूनिट। यहां तक बताओ कोई डाउट या क्लियर है? नॉर्मल है यहां तक? तो बिल्कुल नॉर्मल है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, आप देख लो आराम से, कर सकते हो यहां तक? ठीक है, यहां तक तो सही है ना? हाँ सही है सर। आगे देखो, आगे सुनना। If the minimum lot size to be supplied is 52,000, what is the extra cost company has to incur? मतलब मैं तो अपने आप से सोच के गया था कि मैं एक ऑर्डर में इतना लाऊंगा, सामने वाला बायर सप्लायर कह रहा है, जैसे मैं गया होलसेल मार्केट, मैंने बोला भाई मेरे को तो 22,030 यूनिट चाहिए, होलसेलर कह रहा है भाई मैं एक बार में 52,000 यूनिट ही दूंगा। तो यार ये तो ईओक्यू को छोड़ के कोई और क्वांटिटी है, मतलब वहां पे खर्चा ज्यादा आ रहा होगा। आओ कह रहा है एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी, तो कंपैरिजन करते हैं, आओ यहां करेंगे कंपैरिजन। आप करोगे कंपैरिजन किसके बीच में? बिटवीन ईओक्यू एंड नॉन ईओक्यू। आ जाओ, ईओक्यू और नॉन ईओक्यू के बीच में कॉस्ट निकालेंगे, और जब तक ईओक्यू और नॉन ईओक्यू के बीच में कॉस्ट निकालनी है, और डिस्काउंट का केस नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट होता तो परचेज कॉस्ट भी अलग अलग आती, पर यहां तो कोई डिस्काउंट का केस ही नहीं है, तो परचेज कॉस्ट नहीं निकालनी, सिर्फ ऑर्डरिंग और कैरिंग, क्योंकि वही तो रेलेवेंट होगी खाली, क्योंकि डिस्काउंट होगा तो परचेज कॉस्ट अलग आएगी ना, यहाँ तो डिस्काउंट है ही नहीं। परचेज कॉस्ट आप चेक कर लो, जैसे देखो मैं आपको बोलूं, अभी करके दिखाता हूं, चलो। ईओक्यू, ईओक्यू लेवल पर 22,030 यूनिट, ठीक है, और नॉन ईओक्यू पर कितना है? नॉन ईओक्यू पर एक बार में लेकर आ रहा हूं 52,000 यूनिट्स, ठीक है। इसके साथ मेरे को क्वेश्चन करना है। अब सुनो, मैंने यहाँ लिखा पहला, मैं लिख अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ रफ में, आप मत लिखना, जैसे पीसी लिखा, भाई पूरे साल में 12,48,000 यहाँ पर भी आएगा, 12,48,000 यहाँ पर भी आएगा। परचेज प्राइस कितना है? परचेज प्राइस बताओ, परचेज प्राइस कितना था? 15। अगर मैं ले लूं यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये कॉस्ट इररिलेवेंट है, ये कॉस्ट मेरी इररिलेवेंट होती है, क्योंकि दोनों जगह सेम है। डिस्काउंट या कुछ होता तो चेंज होती, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए मतलब था एनुअल रिक्वायरमेंट, क्योंकि ओसी और सीसी निकालूंगा, एनुअल रिक्वायरमेंट यहाँ थी 12,48,000 यूनिट, यहाँ पर भी थी 12,48,000 यूनिट, सही है क्या? हाँ सर। आओ, ए हो गया। ईओक्यू, ईओक्यू मत लिखो, यहाँ लिख देते हैं ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी कितनी ऑर्डरिंग क्वांटिटी है सर? यहाँ पर है 22,030, यहाँ पर है 52,000 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हैं, तो क्या नंबर ऑफ ऑर्डर ऐसे ही आएंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर होते हैं पूरे साल में कितना डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो पूरे साल में है 12,48,000, डिवाइड कर दो इससे,
12,48,000 डिवाइडेड बाय 220 कितना था 22,030 ना, हाँ ये आ जाएगा 56.65 ऑर्डर्स, डेसिमल में ही लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 56.65 ऑर्डर्स। और वहां कितना आएगा 12 लाख, अगर पूरे साल में 12,48,000 डिवाइडेड बाय एक बार में 52,000, ये आएगा 24 ऑर्डर, ये आएगा 24 ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की कितनी कॉस्ट थी हमने ऊपर लिखा होगा, एक ऑर्डर की कॉस्ट है 350 रुपए, एक ऑर्डर की कॉस्ट है 350 पर ऑर्डर, तो मल्टीप्लाई कर लो 56.65 इंटू में 350, यहां पर 24 ऑर्डर इंटू में 350, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी कितनी आ रही है 56.65 इंटू में 350, ये आ जाएगी मेरी 19,828 अप्रोक्सीमेटली 19,828, ये आ जाएगी 19,828। यहाँ करो, यहाँ कितना आएगा 24 इंटू में 350, ये आ जाएगी 8,400। तो मतलब उसमें देखो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन देखो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी वहां। अब कैरिंग के लिए क्या क्या चाहिए, पहले कैरिंग के लिए निकाल देते हैं एवरेज इन्वेंट्री। आओ, एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है सर, जितनी ऑर्डर क्वांटिटी है उसे 2 से डिवाइड कर दो, जितनी भी ऑर्डर क्वांटिटी है, पहले में है 22,030, 22,030 को डिवाइड करो 2 से, ये आएगा 11,015 यूनिट्स, ठीक है, और दूसरा आएगा 26,000 यूनिट्स। ठीक है, अगर एवरेज इन्वेंट्री आ गई तो कैरिंग कॉस्ट कैसे आती है, कैरिंग कॉस्ट आएगी जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री है, एवरेज इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई कर दो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 11,015 और 26,000, और पर यूनिट पर एनम कैरिंग कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट देखो अपन ने ऊपर निकाल रखी है 1.8, यहाँ लिख लो कैरिंग कॉस्ट है 1.8 और 1.8, तो इनटू में करा 1.8, ये तो देखो वही आ जाएगा 19,827 या 828, सेम ही आएगा, है ना। एक आध रुपए का अप्रोक्सीमेशन में फर्क पड़ता है, क्योंकि ईओक्यू पे आपको पता है, ईओक्यू पे ओसी और सीसी मेरा सेम आता है। ठीक है, दूसरी तरफ कितना आएगा, दूसरी तरफ आएगा मेरा 26,000 है ना, हाँ, इनटू में 1.8, ये आ जाएगा 46,800। ठीक है, हाँ, अब ऐड कर लो ओसी और सीसी, बताओ बेटा कितना आएगा ओसी और सीसी, रेलेवेंट कॉस्ट जिसको बोलते हैं, ये कौन सी कॉस्ट होती है, रेलेवेंट कॉस्ट, बोलो बेटा। अगर मैं आपको बोलूं रेलेवेंट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, रेलेवेंट कॉस्ट 19,828, दूसरी भी वही है 19,827, बात सेम ही है, ये आ जाएगा 39,655, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सर इन दोनों को जोड़ो 8,400 को। बेटा बताना कोई दिक्कत आ रही है क्या, बताना आराम से, सब बच्चे बताना, कोई डाउट कोई परेशानी लग रही है तो चैट पे जरूर बताना। आओ, यहाँ आ जाएगा 55,200, यहाँ तक सही है सब कुछ, सब कुछ सही है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो ईओक्यू पे कॉस्ट कम है, तो बताओ कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगी अगर मैं ईओक्यू पे सामान ना बेचूं, मैं ईओक्यू पे सामान मतलब ना लेकर के अगर मेरे को सप्लायर की बात माननी पड़ जाए और 52,000 पे सामान मंगाना पड़े, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी जाएगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगी 55,200 माइनस में 39,655, इतनी मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगी। बताओ बेटा चैट पे कोई डाउट तो नहीं आ रहा, बताना, मतलब 15,545 इतनी मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पर जाएगी। ठीक है, बताओ जी कोई डाउट है क्या, या सही है, यहाँ तक देख लो और आराम से बताओ। लास्ट पार्ट है मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, कंपनी को कम से कम कितना खर्चा करना है, अगर मैं आपसे पूछूं कंपनी को मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितनी है, तो भाई आप खुद देख लो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कंपनी हैज टू इनकर, कंपनी हैज टू इनकर, कंपनी को कितना खर्चा करना है, तो कम से कम 19,827 रुपए का खर्चा तो करना ही पड़ेगा। ये देखो ये कैरिंग कॉस्ट थी, कैरिंग कॉस्ट कम का आएगी ईओक्यू पे, तो कम से कम भी तो 19,827 का खर्चा तो करना ही करना है। इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म। ठीक है, आराम से देखो, कोई डाउट लग रहा है तो बताओ, सिंपल था क्वेश्चन। देखो पूरा क्वेश्चन ऊपर से दिखा देता हूँ क्या क्या करा अपन ने। पहले बोला था ईओक्यू निकालो, ईओक्यू में बहुत अच्छा पॉइंट था फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल वाला। ठीक है, ईओक्यू आ गया, फिर उसने बोला आप तो सोच रहे हो 22,030 लोगे हर बार, वो सामने वाला 52,000 यूनिट ही देगा, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल दी, उसमें पीसी नहीं लेना क्योंकि डिस्काउंट नहीं था, बस खत्म हो गया, एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई। फिर पूछा तीसरा, ये तीसरा पार्ट है इसका, ये थर्ड पार्ट है इसका, कि कम से कम कितना कैरिंग कॉस्ट का खर्चा तो करना ही पड़ेगा, कम से कम 19,827 रुपए का खर्चा तो कंफर्म है भाई, करना ही पड़ेगा, इसको मैं नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई समस्या कोई परेशानी है तो बताओ, या सब कुछ क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक सही है सब कुछ, सही है ना। ठीक है, आओ एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेता हूं, क्या ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे पाऊंगा या नहीं। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 8,
तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप करके देखोगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, सिर्फ 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, ये देखो आराम से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। सुरेखा लिमिटेड प्रोड्यूसेस 4000 लीटर ऑफ पेंट। भाई आप 4000 लीटर ऑफ पेंट बना रहे हो, ये फिनिश गुड्स है, ये फिनिश गुड्स है, ये क्या है, फिनिश गुड्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, मतलब एक क्वार्टर में 4000 बन रहे हैं। तो अगर मेरे को एनुअल निकालना है रॉ मटेरियल का तो कैसे आएगा सर, 4000 लीटर ये फिनिश गुड्स है जो एक क्वार्टर में, अगर एक क्वार्टर में है तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, साल में 4 क्वार्टर, ये पूरे साल का फिनिश गुड्स हुआ है, पूरे साल का फिनिश गुड्स है। और हर लीटर में 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल है, तो मल्टीप्लाई कर देना 2 किलो से, ये आ गया ए आ गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, ये 40 क्या हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट ओसी है। परचेस प्राइस 50 है, परचेस प्राइस 50 है, स्टोरेज और इंटरेस्ट कॉस्ट है 2 और 6%, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट आएगी 8, दोनों का सम, और मल्टीप्लाई करोगे हमेशा परचेस प्राइस से, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, हम हमेशा परचेस प्राइस से करते हैं, ठीक है। लीड टाइम, लीड टाइम मतलब सामान आने में टाइम कितना लगेगा, सामान आने में 15 दिन लगेंगे, मेरे किसी काम का नहीं है, छोड़ दो, जब बाद में कॉन्सेप्ट आएगा तब समझाऊंगा। पहला बोला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आप निकाल सकते हो। दूसरा बोला टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, बेटा टोटल कॉस्ट बोली है तो पीसी भी आएगी, ओसी भी आएगी, सीसी भी आएगी, कर सकते हो क्या। पीसी में कितना लोगे, पीसी में लोगे जितना एनुअल डिमांड है इनटू परचेज प्राइस। ऑर्डरिंग और कैरिंग तो हमने इतनी बार कर लिया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या क्वेश्चन नंबर 8 तक कर सकते हो ना, चाहो तो इसका आंसर भी दिखा देता हूं आपको, ये देखो आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 ये देखो, 4000 लीटर 2 किलो 4 क्वार्टर, ऐसे ही करा था, ओ और सी आ गया तो बस फिर ईओ क्यू आ जाएगा, और आगे ओसी सीसी जो पूछा है वो सब आप निकाल सकते हो, ठीक है। बोलो जी, यहां तक कोई डाउट है या बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों, जितना अभी तक अपन ने पढ़ा एक बार उसको रिवाइज करते हैं, फिर आपकी छुट्टी करूंगा। देखो तो हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं करा, कोई फालतू इधर उधर की बात नहीं करेंगे, पूरा अच्छे से करेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए। एबीसी एनालिसिस, सबसे पहले अपन ने पढ़ा एबीसी एनालिसिस, कैटेगरी ए बी सी। ए होता है जो वैल्यू में बहुत ज्यादा होता है मतलब 70%, सी होता है जो वैल्यू में बहुत कम होता है मतलब 10%, बी होता है बीच वाला। क्वांटिटी में उल्टा होता है, 10% होगा ए वाला, 70% होगा सी वाला। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो 70% वैल्यू वाले को मानोगे ए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना। ये लो मैं आप लोगों के सामने आ जाऊं क्या, मैं आप लोगों के सामने आ जाता हूं, सुनो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बट सी में मानते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है सर, ठीक है। और साथ में यहाँ पर दिखाते हुए भी चलूंगा, आओ यहाँ तक सही है। क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट थे, अगर मिनिमम मैक्सिमम है एवरेज निकालो, क्वेश्चन हो जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या बोलोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, वो लेवल ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी जहां टोटल कॉस्ट कम है, मिनिमम है, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट भी मिनिमम है, और ऑर्डरिंग और कैरिंग बराबर भी है, ये बात ध्यान रखना। ईओक्यू का फॉर्मूला खाली ध्यान रखो, 2AO अपॉन में सी रूट में। ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल का, ठीक है। ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की कितनी है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो जितनी भी परसेंटेज है, चाहे स्टोरेज हो, ऑब्सोलिसेंस हो, कोई भी फालतू के रेट हो, सबको जोड़ लो, मल्टीप्लाई करना हमेशा परचेज प्राइस से, बस खत्म हो गया। रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी होती है, ओसी और सीसी। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट बोल दिया या टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोल दिया तो पीसी ओसी सीसी सब निकलेगा, ठीक है। और सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको दिए करने को, एक क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन नंबर 6, इतना आप करके रखोगे, बाकी करेंगे अपना अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस आपका अच्छे से खत्म हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन हाथ से करके, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।